चुके, ताकि से हम सब कमेंट करिए फास्टली एक बार। हाँ जल्दी से फास्ट स्टूडेंट्स कमेंट करिए फास्ट, ताकि स्टार्ट कर सके अपन आज का न्यू एमसीक्यू और न्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ दी सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स के अंदर कौन सा चैप्टर सर? शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। तो कल अपन ने सब डिस्कस किया। जल्दी से अगर आ चुके हैं सभी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फास्ट फास्ट एक बार कमेंट करिए सभी स्टूडेंट्स। चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 8। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, जल्दी से आइए फास्ट। हाँ जल्दी से फास्ट सभी एक बार कमेंट करिए स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स कमेंट करिए। वॉइस ऑडिबल है, वॉइस ऑडिबल है सभी स्टूडेंट्स को, जल्दी से चेक किए। उसका स्टार्ट करेंगे अपन आज का न्यू टॉपिक विच इज कॉल्ड दी shear strength of soil, which is called the shear strength of soil. Fast. जल्दी से कमेंट करिए फास्ट। यस सर ऑडिबल है, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स आ चुके, एक बार थम्स अप करिए फास्ट ताकि स्टार्ट कर सके अपन। टाइम तो हो चुका है आपका, लगभग 8:08 हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग जितेंद्र, गुड मॉर्निंग। ठीक है, लगभग 8:08 हो चुके, तो अब तो उठ जाओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से सभी। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखिए कल अपन ने पढ़ा था सर shear स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल और सभी चीजें अपन ने पढ़ी जाए। shear स्ट्रेंथ क्या होती है, ठीक है, और इक्वेशन क्या, जिसके फॉर्मूले अपने के बेस्ड होंगे। गुड मॉर्निंग रमेश, जिसके वो फॉर्मूले आपके बेस्ड होंगे। और उसके बाद में अपन देखा था मोर्स कूलम्ब थ्योरी क्या होती है या मोर्स कूलम्ब इक्वेशन क्या होती है, वो अपन ने देखी। और उसके बाद में धीरे धीरे अपने आए टेस्ट पे। टेस्ट में अपन डायरेक्ट शेयर टेस्ट, जिसको बोलते हैं शेयर बॉक्स टेस्ट, एडवांटेज डिसएडवांटेज, जो भी पॉइंट थे जो इंपॉर्टेंट थे आपके लिए, सभी अपन ने डिस्कस करे। उसका ट्राइक्शियल टेस्ट करे, डायरेक्ट शेयर के साथ में ग्राफ किए। तो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट बताया था आपको कि पोरोसिटी के अंदर था आपका, पोरोसिटी नहीं आपका पोर प्रेशर के अंदर था आपका, वर्ड रेशियो के बीच में था, शेयर स्ट्रेंथ शेयर स्ट्रेस के बीच में था। ये सारे काफी सारे अपन ने 4 ग्राफ पढ़े थे। उसके बाद अपन ने देखा था नेक्स्ट विच इज दी अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, जो कि ट्राइक्शियल टेस्ट का ही सर एक क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म है सर। बिल्कुल उस मॉडिफाइड फॉर्म की बात करें तो उसके अंदर अपन ने देखा था किस टाइप ऑफ सॉइल के लिए होता है। फिर अपन लास्ट टेस्ट पे थे आपका वेन शेयर। गुड मॉर्निंग नवीन। उसके बाद अपन लास्ट टेस्ट पे थे आपका वेन शेयर टेस्ट पे। वेन शेयर टेस्ट भी अपन ने पढ़ लिया था। उसके बाद में आखिरी एक पॉइंट बोला जिसको बोलते स्कैम्पटन पोर प्रेशर पैरामीटर। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बताते हैं आपको। बताया भी था बी जो था स्कैम्पटन पोर प्रेशर पैरामीटर सैचुरेटेड के लिए सर 1 होता है और ड्राई के लिए सर 0 होता है। बस इसी की बात पे थे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आई थिंक सभी आ चुके हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इतना इसलिए आपको कल पढ़ाया था क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें हैं जिसके अंदर अपन कंफ्यूज हो सकते हैं अगर आपको बेस उसका नहीं पता। पर अब क्या करना है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और आंसर सर सारे सही होने चाहिए आपके, गलत आंसर नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखिएगा। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 30 सेकंड्स देंगे, बिल्कुल आराम से सोच समझ के। द सॉइल मोस्ट ससेप्टिबल टू लिक्विफ्रैक्शन आर, the soil most susceptible to liquefaction are। बताइए liquefaction सर क्या होता है? the soil most susceptible to liquefaction are किस में देखने को मिलेगा सर, किस टाइप ऑफ सॉइल में? सैचुरेटेड डेंस सैंड के अंदर मिलेगा कि सैचुरेटेड फाइन एंड मीडियम सैंड के अंदर मिलेगा ऑफ यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज, या सैचुरेटेड क्ले ऑफ यूनिफॉर्म साइज, या सैचुरेटेड ग्रेवल्स एंड कॉबल्स में मिलेगा? जल्दी से बताइए फास्ट, जल्दी से बताइए फास्ट, क्या होगा? स्टॉप रमेश कह रहे हैं सर ए होगा। रमेश का आंसर आया सर ए होगा। बाकी स्टूडेंट्स का आंसर क्या है? हाँ प्रद्युमन का भी सर होगा ए। और बताइए रमेश का ए, प्रद्युमन का ए, जल्दी से बताइए। नवीन का बी। ओके तो स्टॉप करिए। देखिए लिक्विफेक्शन क्या होता है कि सडन एक्सटर्नल अप्लाई लोड से, कि बाहर से एकदम सडन से लोड लगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा सर, सोइल का स्ट्रक्चर सर चेंज हो गया। तो सॉइल के स्ट्रक्चर के चेंज होने से होता क्या है सर, अगर सॉइल का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो शीयर स्ट्रेंथ क्या कर देगा, लूज कर देगा। लिक्विफेक्शन के अंदर क्या होगा, ड्यू टू द सडन लोड और डिस्टरबेंस उससे क्या होगा हमारा कि शीयर स्ट्रेंथ
लूजेस, रेजिस्टेंस लूज हो जाएगी, इसको बोलते हैं लिक्विफैक्शन। तो सर ये किस कब मिलता है? सैचुरेटेड कंडीशन में मिलता है। मतलब क्या देखा, लिक्विफैक्शन जब आपको मिलेगा, मतलब जब आप आते हैं सी कोस्ट की तरफ, ठीक है, समुद्री इलाकों की तरफ जब आप चलते हैं तो वहां पे देखिए आपका फुटप्रिंट बन जाते हैं, और सॉइल क्या होते हैं अंदर आपके लूज हो जाती है। ताकि क्यों? तो किस में सैचुरेटेड, अगर सैचुरेटेड होगा तो क्या होगा सर, लुब्रिकेटिंग इफेक्ट होगा, और वो पार्टिकल क्या कर देगा, आराम से स्लाइड कर देगा, रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। लूज सैंड बिल्कुल सही है, सैचुरेटेड फाइन एंड मीडियम सैंड, ठीक है। तो सैचुरेटेड कंडीशन के अंदर होता है, सभी में सैचुरेटेड है, पर फाइन एंड मीडियम सैंड याद रखिएगा, फाइन एंड मीडियम सैंड। क्योंकि सर कोर्स ग्रेन सॉइल में ही तो होगा, क्योंकि फाइन ग्रेन सॉइल में तो क्या होता है सर, कोइजन होता है, और कोइजन होगा तो उसमें होगा नहीं, तो क्ले तो होगा नहीं। ग्रेवल और कोबल, कोल्डर ग्रेवल एंड कोबल तो बहुत बड़े पार्टिकल हो गए, इनमें तो वैसे ही नहीं होता शीयर स्ट्रेंथ, इनमें तो वैसे ही शीयर स्ट्रेंथ नहीं होता, ठीक है। डेंस में तो आपने कॉम्पैक्ट कर दिया, डेंस को तो क्या कर दिया सर आपने, बात को समझिएगा, डेंस को आपने कॉम्पैक्ट कर दिया, अगर कॉम्पैक्ट कर दिया तो शीयर स्ट्रेंथ लूज नहीं हो सकती यार, ठीक है। तो सैचुरेटेड फाइन एंड मीडियम सैंड ऑफ यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज, लगभग एक साइज के, यूनिफॉर्म एक ही तरह के। तो इसका मतलब क्या है, इस मीनिंग का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट देखिएगा, यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज का मतलब अगर एक ही साइज के होंगे, अलग अलग साइज के तो वेल ग्रेडेड होंगे, तो सर पैकिंग क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, क्योंकि एक पार्टिकल बड़ा, एक छोटा, फिर एक बड़ा, एक छोटा, एक बड़ा, ऐसे क्या होगा, तो पैकिंग आपकी अच्छी हो जाएगी, शीयर स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, और इसमें क्या होता है, लूज होती है शीयर स्ट्रेंथ, ठीक है। ड्यू टू द अर्थक्वेक हो गया, सडन ड्रॉ डाउन ऑफ द वाटर टेबल हो गया, ठीक है, डिस्टर्बेंस हो गया, सिस्मिक डिस्टर्बेंस हो गया, सभी क्या है सर, इसके फैक्टर हैं। तो फाइन एंड मीडियम सैंड, कोर्स ग्रेन सॉइल और यूनिफॉर्म साइज, तो आंसर क्या होगा सर, बी होगा। क्लियर हुआ? तो किसका आंसर ये था, रमेश, प्रद्युमन, आपका आंसर बी था, ठीक है। जितेंद्र सी नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चीजें बहुत सिंपल है, याद रखने की बात है कि क्या कहना चाह, रिलेट करके देखना पड़ेगा आपको, आंसर अपने आप आ जाएगा, बेसिक सा है ये। देखिए देखिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 30 सेकेंड्स, आराम से दे सकते हैं आंसर। बताइए, यूजिंग मोर्स डायग्राम द रिलेशन बिटवीन द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 एंड द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 3 एंड शियर पैरामीटर सी एंड फाई इज गिवन बाय, ठीक है। बताइए 23 का डी आंसर आना स्टार्ट हो गया, डी और डी, अरे बिल्कुल सही है। लास्ट 10 सेकेंड, जल्दी से फास्ट, लास्ट 10 सेकेंड बेटा, 5 4 3 2 1 स्टॉप। देखिएगा मोर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं, मोर्स डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो कल आपको रिलेशनशिप बताया था कि मोर्स डायग्राम के अकॉर्डिंग ही तो बनती है इक्वेशन, सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c 10 45 प्लस 5/2। कौन सी सर, ये बताई थी, सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c 10 45 प्लस 5/2। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, वहां पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 3 n फाई प्लस 2c अंडर रूट n फाई। तो ये है इक्वेशन आपकी, ये है इक्वेशन। क्लियर हुआ? सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 n फाई प्लस 2c अंडर रूट n फाई, अंडर रूट क्योंकि स्क्वायर टर्म्स को n फाई कहते हैं। तो ये पूछना चाह रहा है कि n फाई जो है इस इक्वेशन के अंदर ये किसके इक्वल है? अरे सर ये आपने तो बताया भी किसके इक्वल है, n फाई इक्वल टू 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 के इक्वल है। पर ऐसा तो यहाँ कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है हमारे को, ये तो साइन के टर्म्स में दिख रहा है। साइन के टर्म्स में क्या होता है सर, 1 प्लस साइन फाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन फाई। 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 क्या होता है, 1 प्लस साइन फाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन फाई। तो कहाँ दिख रहा है आंसर, सर डी है। बिल्कुल क्लियर हुआ सभी को? चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा देखिएगा, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 30 सेकेंड्स है, आराम से देखिए क्या होना चाहिए आंसर। Which one of the following statement provides the best argument that direct shear tests are not suitable for determining shear parameter of a clay soil? कि क्यों डायरेक्ट शेयर टेस्ट शेयर पैरामीटर क्ले सॉइल के लिए नहीं होता सही? बताइए, क्ले सॉइल के लिए बोल रहा है, अपन ने कुछ अलग पढ़ा है बेटा। देखिए ध्यान से, वो क्ले एक अंडरलाइन करिए, क्ले सॉइल के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है। लास्ट 5 सेकेंड, जल्दी से करिए, किसी का भी आंसर नहीं आया, इंक्रीज कर रहे हैं टाइम, जल्दी से देखिए, टाइम इंक्रीज हो रहा है, अपना ही टाइम वेस्ट हो रहा है, तो जल्दी से बताइए। आता है तो ठीक है, और नहीं आता तो बताइए तो ठीक है, जल्दी से बताइए। प्रद्युमन बोल रहे सर थर्ड का बी होगा, थर्ड का बी होगा, केवल प्रद्युमन का आंसर आया। लास्ट 10 सेकेंड्स, बस लास्ट 10 सेकेंड्स, जल्दी देखिए, जो भी आंसर आया बताइए फास्ट, एंड योर टाइम विल बी स्टॉप। देखिए 1 मिनट का क्वेश्चन ही नहीं है आपने। हाँ क्या बोले नवीन, थर्ड में ए एंड बी बोथ बट
मोर अप्रोप्रिएट इज बी। नीनामा बोल रहे हैं सर बी होगा। देखिए बेटा क्या कहना चाह रहा है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट प्रोवाइड्स द बेस्ट आर्ग्यूमेंट, बेस्ट आर्ग्यूमेंट है किसके लिए, डायरेक्ट शियर टेस्ट के लिए। नॉट सुटेड फॉर डिटरमाइन शियर पैरामीटर, नॉट क्यों नहीं होता है क्ले के लिए, तो सर हमने तो पढ़ा था डायरेक्ट शियर टेस्ट कोहेसिव सॉइल के लिए होता है, कोहेजन लेस सॉइल के लिए, बिल्कुल कोहेजन लेस सॉइल के लिए होता है वो। पर यहाँ बोल रहा है कि सर किसके लिए, अगर क्ले सॉइल के लिए किया जाए तो क्या बेस्ट आर्ग्यूमेंट होगा, तो फेलियर प्लेन इज नॉट द वीकेस्ट प्लेन। हाँ ये तो सर पता है कि फेलियर प्लेन वीकेस्ट नहीं होता, हाँ सही कह रहा है। पोर प्रेशर डेवलप कैन नॉट बी मेजर, बिल्कुल ये भी सही है, पोर प्रेशर को मेजर भी नहीं कर सकते। सेटिस्फैक्टरी स्ट्रेन लेवल कैन नॉट बी मेंटेन, ये भी लगभग सही है, स्ट्रेन लेवल पर मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, कितना स्ट्रेन चाहिए वो अपन के लोड के ऊपर डिपेंड करेगा। एडिक्वेट कंसोलिडेशन कैन नॉट बी एंश्योर, तो एडिक्वेट कंसोलिडेशन ये तो कुछ इररिलेवेंट से पॉइंट है, इनका कोई रिलेवेंस नहीं है। बात आ रही है कि सर ये कुछ दो पॉइंट जो हमने पढ़े हैं इनमें से कोई आंसर होगा, तो ए होगा या बी होगा। बिल्कुल अब देखिए शियर पैरामीटर ऑफ क्ले को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा आर्ग्यूमेंट बेस्ट है कि नो नहीं कर सकते, फेलियर प्लेन तो नॉट द वीकेस्ट प्लेन, तो ये तो दोनों की कंडीशन है, फेलियर प्लेन तो वीकेस्ट होगा ही नहीं। पर अगर बात करें पोर प्रेशर डेवलपमेंट कैन नॉट बी मेजर, क्योंकि कोई भी पोर प्रेशर मेजरमेंट की डिवाइस नहीं होती है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो होगा सर वो कौन सा होगा, बी। मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा होगा सर, बी होगा, ठीक है। और क्ले के अंदर पोर प्रेशर मेजरमेंट करना इतना आसान नहीं है क्योंकि फाइन ग्रेन सॉइल है, तो बी होगा, ठीक है सर। क्लियर हो सभी स्टूडेंट्स को, ओके चलते हैं, बी होगा। और आते हैं फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर, देखिएगा न्यूमेरिकल आ गया है, बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है, ज्यादा काटना वाटना नहीं है, पॉइंट पॉइंट मत लाना सबसे पहले तो, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए क्या बोल रहे हैं, ज्यादा पॉइंट मतलब क्योंकि 1 में पाई की टर्म में है, 6/7 ऐसा भी कोई नहीं, 0.342 ऐसा कुछ है, बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है। A vein is 20 centimeter long and 10 centimeter in diameter, was pressed into a soft marine clay at the bottom of a borehole. The torque was applied gradually and failure occurs at 1000 kg centimeter. The cohesion of the clay in gram per centimeter square is, बताइए 1 मिनट देंगे आपको आराम से। सर ये कहाँ से आया, कौन सा क्वेश्चन है ये, सर आपका है वेन शियर टेस्ट का, बताया था आपको वेन शियर टेस्ट सॉफ्ट क्ले के लिए होता है, उसका है ये। उस वेन शियर टेस्ट में दो कंडीशन बताई थी आपको, कौन कौन सी सर, when the vein punch below the ground level और at the ground level। तो जब क्या लिखा है इसके अंदर, at the bottom of the borehole, तो borehole से कहाँ होता है, बहुत नीचे होता है, 100 फीट 300 फीट 250 फीट 200 फीट पे होता है, तो इतना नीचे जब जाओगे तो कौन सा होगा सर, तो केस कौन सा आएगा जिसके अंदर वेन को पंच कर दिया आपने बॉटम ऑफ दी ग्राउंड लेवल, तो ग्राउंड लेवल पे नहीं है वो, बॉटम ऑफ द ग्राउंड लेवल है, तो केसेस चेंज हो जाएंगे सर, फॉर्मूला चेंज हो जाएंगे, सब कुछ चेंज हो जाएगा। जल्दी से बताइए आंसर क्या आ रहा है, सबसे पहले फॉर्मूला लिख के बताइए। हाँ नवीन इज 4 का सर 2 वे शेयर लेंगे, बिल्कुल बेटा 2 वे लेंगे, क्योंकि बोल दिया उसने एक लाइन के बॉटम ऑफ दी बोर होल, और बोर होल की सर डेप्थ बहुत ज्यादा होती है, सरफेस पे तो नहीं हो सकता। आंसर कितना आया 27, 27 कैसे आ गया प्रद्युमन, 0.27, बोला ना कि अपने को पॉइंट में लाना ही नहीं है, 1/पाई को पाई रहने दीजिए, 1/पाई को पाई रहने दीजिए, और देखो 5/7 6/7 4/7 3/7 आ रहा है बस, हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, जल्दी से क्या नवीन आंसर ए हो गया। देखिए बेटा अब इसके अंदर आपको 2 मिनट लग चुके हैं, रमेश ए हो गया, तो स्टॉप करिए, इतना टाइम नहीं लिखना चाहिए, इतना टाइम नहीं लिखना चाहिए। देखो सर इसमें कैसे पता चलेगा, सबसे पहले तो आपके मन में कंफ्यूजन है कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि 1 वे लगाएं या 2 वे शेयर का लगाएं। अरे सर जब यहाँ देखिए कि बॉटम ऑफ दी बोर होल, कोई बोर होल ऐसा तो नहीं है कि इतना सा होता है, बोर होल बहुत डेप्थ पे होता है, यहाँ इस बॉटम पे आप टेस्ट कर रहे हैं, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, तो क्या हो गया सर 2 वे शेयर का केस तो हुआ क्या, इसका सर केस हुआ, कोई दिक्कत नहीं राजकुमारी, लेट हो गए कोई दिक्कत नहीं, इट्स ओके, ठीक है। तो 2 वे शेयर का केस हुआ आपका, 4th क्वेश्चन चल रहा है, अभी 3 क्वेश्चन निकले, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 वे अगर शेयर का सर केस चल रहा है तो हम क्या कह सकते हैं, फॉर्मूला क्या होगा सर, S इज इक्वल टू T डिवाइडेड बाय पाई H/2 प्लस D/6, ठीक है। क्या हो गया फॉर्मूला, पाई डी स्क्वायर, हाँ पाई डी स्क्वायर H/2 प्लस D/6 होगा, किसके केस में सर 2 वे के केस में, 2 वे शेयर के केस में, नहीं तो क्या होता सर H/2 प्लस D/12 हो जाता। सब कुछ वैल्यूज गिवन है, सिर्फ पुट्टी तो करनी है हमारे को। टॉर्क कितना है सर 1000 kg सेंटीमीटर, मूवमेंट कितना ही तो होता है टॉर्क अपॉन में पाई को एज इट इज डी जो है आपका डायमीटर, 20 मीटर तो लेंथ है सर, 20 सेंटीमीटर इज लेंथ एंड 10 सेंटीमीटर इज डाया, तो 10 तो 100 कर दो सीधे, ठीक है। H/2 हाइट जो बोल रहे हैं लेंथ 20/2 प्लस
d/6, d/6 को क्या बोलेंगे, डायमीटर कितना है सर, 10/6, 10/6, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से क्या हो सकता है 10 डिवाइडेड बाय पाई, और ये हो गया 6 हो गया 2, इसको 10 ही कर देते ना, ये 10/1 प्लस 10/6, तो 6 हो गया, तो 60 प्लस 10, तो कितना हो गया सर ये 10 डिवाइडेड बाय पाई 70, और ऊपर 6 चला गया 6, तो 60, तो 1/7 गया 6, 1 में पाई 6/7, कितना है कहीं दिख रहा है सर, हाँ ये रहा ए, क्लियर हो सभी का, 1/6/7, ये आंसर आ रहा है। देखिए कहीं टाइम लग ही नहीं रहा है, आई थिंक 1 मिनट लगा होगा मैक्सिमम, वो भी आपको समझाया इसलिए, नहीं तो ये 30 सेकंड्स में हो जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को? देखिए न्यूमेरिकल इसलिए जल्दी से बताइए, क्लियर हुआ सभी को, फास्ट, यस, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5th, एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ, 30 सेकेंड्स। देखिए बताइए, the process by which a mass of saturated soil is caused by the external force to suddenly lose its shear strength and behaves as a fluid is called जल्दी से बताइए। 5th का सी बता रहे हैं प्रद्युमन, राजकुमारी सर डी बता रहे हैं, और प्रद्युमन सी बता रहे हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स एंड टाइम विल बी स्टॉप। देखिएगा बेटा, द प्रोसेस, क्या बोला, द प्रोसेस बाय विच मास ऑफ सैचुरेटेड सॉइल इज कॉज्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स के कारण क्या होगा, सडनली लूज इज shear strength and behaves as a fluid, तो उसको बोलते हैं सर लिक्विफेक्शन। क्विकसैंड क्यों नहीं बोलते, अगर क्विकसैंड की बात करेंगे तो इफेक्टिव स्ट्रेस 0 हो जाएगा, एंड उसके अंदर क्या होगा, अपर डायरेक्शन के अंदर आपके सॉइल मूव करेगी, ठीक है, ये होगा। ये जब एक्सटर्नल फोर्स जब लगता है, एक्सटर्नल फोर्स के लगने से क्या होता है, वो shear strength को लूज कर दे, तो कहीं भी देखा अगर एक्सटर्नल फोर्स एंड सडनली लूज इट्स shear strength, तो समझ जाइए किसकी बात कर रहे हैं सर, लिक्विफेक्शन की बात कर रहे हैं। क्लियर हुआ? डी होगा, नवीन डी, राजकुमारी डी, ठीक है, तो प्रद्युमन सी नहीं होगा, डी होगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पे, देखिएगा अगेन क्वेश्चन आया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 30 seconds. A vein shear test on a soil sample gives moment of total resistance m, the shear stress failure as being more or less uniform at top and bottom and surface of cylinder of soil is given by h is the height of the vein and d is the diameter of the vein. फॉर्मूला बताना है सर, केवल और केवल फॉर्मूला बताना है। 6 का बोल रहे हैं सर सी होगा, 6 का कौन, नवीन बोल रहे हैं सर, नहीं प्रद्युमन बोल रहे हैं सर सी होगा। बाकी स्टूडेंट्स फास्ट, देखिए टाइम इंक्रीज हो रहा है, जल्दी से आंसर दे दीजिएगा, जल्दी से, लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड एंड स्टॉप। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, अ वेन शियर टेस्ट ऑन अ सॉइल सैंपल गिव्स अ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस m, मतलब क्या बोल सकते हैं, टॉर्क की बात कर सकते हैं, शियर स्ट्रेस एट फेलियर s being more or less uniform at the top and bottom। अगर यहाँ बोल दिया सर टॉप और बॉटम तो समझ में आ जाना चाहिए सर किसका केस है। अगर बोल दिया टॉप एंड बॉटम तो सर ये केस है आपका टू वे शेयर का, केस है सर, किसका, टू वे शेयर का केस है। क्लियर हुआ? अगर टू वे शेयर का केस है तो अभी तो फॉर्मूला लिखा है क्या कि S इज इक्वल टू T की जगह यहाँ बोल दिया M लिखना है बस, तो उस T की जगह मैंने क्या लिख दिया M अपॉन में पाई डी स्क्वायर h/2 प्लस d/6, यही तो फॉर्मूला था। पर ये फॉर्मूला तो कहीं दिख ही नहीं रहा, यही तो फॉर्मूला बेटा। क्या कर दिया इसमें से 1/2 से डिवाइड मार दिया है इस इक्वेशन को, 1/2 हटा दिया इसमें से, तो ये क्या हो गया, ऊपर चला गया, तो यहाँ क्या होगा 2m अपॉन में पाई डी स्क्वायर h प्लस d/3। इसको डिवाइड करिए आप, वही हो जाएगा 2। अगर अपने कॉमन निकाल लीजिए बाहर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2, तो यहाँ से 2 हट गया, यहाँ से 3 हो गया और 2 ऊपर चला गया। क्लियर हुआ? उसको आप जब भेजोगे नीचे तो क्या हो जाएगा, वही h/2 और d/6 हो जाएगा। आंसर क्या हो गया सर, सी हो गया। क्लियर हुआ? ओके, सभी का आंसर सी है, प्रद्युमन, राजकुमारी, रमेश, मयंक एंड नवीन। ओके, वेरी गुड। अब आते क्वेश्चन नंबर 7 पे, देखिएगा बताइए, तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। 7th क्वेश्चन है,
कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी भी है। वेन शियर टेस्ट हमने पढ़ रखा है सर, बिल्कुल। एसपीटी नहीं पढ़ा, स्टैटिक कोण नहीं पढ़ा, प्रेशर मीटर नहीं पढ़ा, फिर भी देखिए बन जाए तो अच्छी बात है, रिवीजन क्लास है और क्वेश्चन अपने को बनने चाहिए, आपको रिवीजन होना चाहिए आगे पीछे थोड़े चैप्टर्स का, सब्जेक्ट्स का। देखिए मैच लिस्ट 1 फील्ड टेस्ट है एंड लिस्ट के 2 के अंदर उसका यूजफुलनेस है, किसके लिए यूज करते हैं, एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। बताइए 7th का सोच समझ के बताइएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, जल्दीबाजी नहीं करनी है, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, आंसर करेक्ट होना चाहिए बस। सभी के सामने लिख के बताइए वेन शियर ए का क्या होगा, बस एक कैसे लिखना है, ए के सामने 1 लिख दीजिए, ए के सामने 2, जो भी लिखना है आपको इस तरह से लिखिएगा, ठीक है। ए के सामने उसका ऑप्शन लिख दीजिए बस, 1 2 3 क्या होगा वो जो भी होगा। ए का सी होगा, आकाश बोल रहे, अंकुश बोल रहे हैं ए का सी होगा सर। देखते हैं, राजकुमारी बोल सर वेन शियर क्ले के लिए होता है, ए का सी होगा। देखिए स्टॉप हो गया, बहुत टाइम हो गया। अब देखिए सर, अगर ए का सी होगा, क्योंकि हमने तो पढ़ा है सर वेन शियर टेस्ट जो होता है वो सॉफ्ट क्ले के लिए होता है, तो ए का हो गया सर आपका 3 हो गया। तो अगर ए का, बी का, सी एंड डी, ए के सामने लिख दीजिए 3, ए के सामने लिख दिया 3, तो ए के सामने 3 किस किस में देखिए यहाँ पे, तो या तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए, इसको एलिमिनेट कर दीजिए, या तो आंसर होगा आपका बी या आंसर होगा डी। अब देखना है, अब देखिएगा आगे, एसपीटी स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट सर किसके लिए होता है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट ये होता है सर सैंडी डिपॉजिट के लिए होता है, किसके लिए, सैंड के लिए होता है एसपीटी, ठीक है। तो ये हो गया बी के सामने 4। अब देखिएगा एस्थेटिक कोन पेनिट्रेशन, कोन पेनिट्रेशन होता है आपका एंड बियरिंग और स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस को निकालने के, कोन को अपन पंच करते हैं ग्राउंड के अंदर, तो कोन पेनिट्रेशन सी का कितना हो गया सर, एंड बियरिंग स्किन रेजिस्टेंस, तो सी का 1 हो गया, तो सी का 1 हो गया, ठीक है। तो और अगर बात करें प्रेशर मीटर, तो अब कौन सा बच गया, स्ट्रेस टेन कैरेक्टरिस्टिक्स इन C2 मतलब फील्ड के अंदर, तो इसको बोल दिया 2, तो 4 3 1 2 कौन सा होगा सर, ऑप्शन बी। तो अब डी नहीं होगा, 3 4 1 2 ऑप्शन बी। क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को, हाँ 3 4 1 2 किसने लिखा है, बहुत ही बढ़िया प्रद्युमन, बिल्कुल वेरी गुड वेरी गुड, बी लिख दिया आपने, बी लिख दिया, हाँ सही है। तो समझ में आया, एसपीटी जो होता है सैंडी डिपॉजिट के मतलब कोहेसिव सॉइल के लिए होता है, कोन पेनिट्रेशन सर किसके लिए होता है सर, हमारा एंड बियरिंग के लिए होता है, प्रेशर मीटर होता है C2 स्ट्रेस एंड कैरेक्टरिस्टिक पे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए जो टाइम स्टार्ट्स नाउ, देखते हैं किसका सबसे पहला आंसर आता है। द शियर स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरनल फ्रिक्शन, डिक्रीज विद इंक्रीज इन नॉर्मल स्ट्रेस और डिक्रीज विद डिक्रीज इन नॉर्मल स्ट्रेस। बताइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन में भी हो सकता है, स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूजन। देखते हैं, बताइए, क्योंकि इसमें भी सर 2 अप्रोप्रिएट लगेंगे हमारे हिसाब से, तो जल्दी से फास्ट। बेटा इतना लेट रिप्लाई कैसे आ रहा है, क्या लैग कर रहा है क्या सिस्टम, 8th का ए सभी का ए आ रहा है, ये तो दिक्कत होती है बिना देखे क्या के टिक लगाने से। स्टॉप करिए। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, देखिए कंफ्यूजिंग है बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि अप्रोप्रिएट चूज करना है। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल क्या होता है, S इज इक्वल टू C प्लस सिग्मा एन टेन फाइव। सभी के दिमाग में सर यही आया होगा, S इज इक्वल टू C प्लस सिग्मा एन टेन फाइव, बिल्कुल यही आया होगा, ठीक है। हाँ, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, हाँ बिल्कुल सर, ये देखिए बिल्कुल है, ये हम कह सकते हैं बिल्कुल। इनवर्सली तो ये तो गलत हो गया, डिक्रीज विद इंक्रीज इन नॉर्मल स्ट्रेस, या नॉर्मल स्ट्रेस इंक्रीज करेगा, ये सिग्मा एन अगर इंक्रीज करेगा तो क्या डिक्रीज होगा, अरे सर सिग्मा इंक्रीज करेगा तो ये भी इंक्रीज ही तो होगा, तो ये डिक्रीज विद इंक्रीज इन नॉर्मल स्ट्रेस, तो डिक्रीज नहीं करेगा, ये क्या बोल सकते हैं, इंक्रीज विद इंक्रीज, तो यहाँ पे लिखा है डिक्रीज विद डिक्रीज इन नॉर्मल स्ट्रेस, तो ये भी सही है। तो देखिए ए भी सही है आपके हिसाब से और डी भी सही है, पर जो की आई थी आंसर की उसमें क्या माना गया सर, डी, तो अपन आंसर क्या लगा रहे हैं उनके अकॉर्डिंग डी लगा रहे हैं। क्लियर हुआ, बिल्कुल डी लगा रहे नवीन, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अब क्या करना है, अब तो यहीं से कोड बनाने हैं आपको, बिना देखे कोड बनाने, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
बताइए जल्दी से बताइए फास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच? हाँ बस वही अप्रोप्रिएट की बात आ गई तो मान लिया है। अंकुश बोले सर 2 होगा, 2 होगा, समझ में नहीं आया 2 का होगा क्या मतलब। अच्छा, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। कौन सा पेयर करेक्टली मैच? अगर 2 मैच है, अच्छा आप कह रहे 2 होगा, जल्दी से बताइए फास्ट। धनंजय 2, ओके एंड टाइम विल बी स्टॉप। हो गया बेटा, 5 सेकंड ऊपर हो चुके हैं आपके, 30 सेकंड्स का टाइम था। सर देखना है कौन कौन सा चीजें सही है। तो वेन शियर टेस्ट कोहेजन लेस सॉइल के लिए होता है, बिल्कुल। तो वेन शियर टेस्ट कोहेजन लेस सॉइल के लिए ही होता है। वेन शियर टेस्ट कोहेजन लेस सॉइल के लिए होता है। तो इसको तो मैं टिक कर देता हूँ, ये तो सही हो गया। एसपीटी टेस्ट या कंसोलिडेशन टेस्ट। कंसोलिडेशन टेस्ट तो सर बिल्कुल गलत है, बियरिंग कैपेसिटी तो होता ही नहीं है। कंसोलिडेशन क्या होता है सर? कंसोलिडेशन क्या शियर स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करता है? किसको फाइंड आउट? जल्दी बताइए। कंसोलिडेशन क्या फाइंड आउट करता है सर? आपका सेटलमेंट को फाइंड आउट करता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ? करेक्टली मैच बोल रहा है ना कंसोलिडेशन, कि कितना सेटलमेंट हुआ, सेटलमेंट को फाइंड आउट करता है। तो ये तो हो गया सर हमारा गलत, ये तो हो गया हमारा गलत। एसपीटी रिलेटिव डेंसिटी, बिल्कुल, क्योंकि कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए होता है। वो देखा था अपन ने एसपीटी सैंड डिपॉजिट के, सैंड्स में क्या होती है सर? रिलेटिव डेंसिटी होती है आपकी आईडी, ठीक है, तो उसको फाइंड आउट करता है। तो 1 और 2 इज करेक्ट, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया सर? सी हो गया। सभी का सी है, नवीन का सी है, बिल्कुल, रमेश का सी है, एंड अंकुश ने बोला 2। हाँ 2 तो सही है बेटा। तो 3 जहां से कट गया, 3 जहां से कट गया, तो या तो ये होगा या ये होगा, यहाँ पे अपन बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ बिल्कुल जितेंद्र, सी होगा। अब 10th क्वेश्चन पे आते हैं। बिल्कुल रैपिडली करिए सॉल्व, इतना स्ट्रेस देना नहीं है, कोई इतना भारी क्वेश्चन नहीं है। स्कैम्पटन की बात हो रही है, देखिए पढ़ चुके हैं कल। 20 सेकेंड्स केवल, ओनली 20 सेकेंड्स। स्कैम्पटन पोर प्रेशर कोएफिशिएंट बी फॉर सैचुरेटेड सॉइल कितना होगा सर? बिल्कुल सबसे पहला है प्रद्युमन का सर, आंसर होगा ए एंड टाइम विल बी स्टॉप। ओके, तो पढ़ चुके हैं कि अगर सैचुरेटेड क्ले होगी, सैचुरेटेड क्ले के अंदर, सॉइल के अंदर, सैचुरेटेड सॉइल के अंदर एस की बी की वैल्यू क्या होती है सर? 1 होती है। किसके लिए? ये ड्राई के लिए, ये ड्राई कंडीशन के लिए, ड्राई सॉइल के लिए। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो ये हो गई 1। ओके डन। चलिए अब ये देखिएगा, अब ये देखिएगा, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको। देखते हैं किस किस को याद है ये फॉर्मूला। टाइम स्टार्ट्स नाउ, 30 सेकेंड्स। A completely saturated normal consolidated clay is tested in triaxial test under consolidated undrained condition। consolidated हो रहा है मतलब फर्स्ट स्टेप के अंदर वाटर अलाउड है, बट सेकंड स्टेप के अंदर वाटर अलाउ नहीं है। अनड्रेन्ड कंडीशन बोल दिया नेक्स्ट। द वैल्यू ऑफ पोर प्रेशर कोएफिशिएंट एट फेलियर AF विल बी, बताइए। जल्दी से बताइए, आंसर आना स्टार्ट हो गया है। मयंक का ए हुआ, रमेश का ए हुआ है। पहले वाले हैं अभी के नए हैं? क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा, 11th की बात कर रहे हैं। जल्दी से, नहीं आया किसी का भी? तो देखिए बेटा ये क्या है क्वेश्चन। सर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। एक कंप्लीटली सैचुरेटेड नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल है, क्ले है, जिसका आपने टेस्ट किया ट्राइएक्सियल के अंदर। कंडीशन क्या है? CU कंडीशन है, CU कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड कंडीशन। द वैल्यू ऑफ पोर प्रेशर कोएफिशिएंट एट फेलियर, उसमें जो फेलियर होता है पोर प्रेशर कोएफिशिएंट एट फेलियर, सर वो कितना होता है? तो वो आपको बताया था हमने। क्या बताया था सर? अगर बात करें U1 प्लस U2, U1 प्लस U2, तो U1 क्या हो जाएगा सर? सिग्मा 3 B सिग्मा 3 बोल सकते हैं, B डेल सिग्मा 3, ठीक है। और U2 अगर बात करें तो AB सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3। तो इसी से बनता है, इसी से बनता है आपका इक्वेशन। क्या बनता है कि जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा? डेल U माइनस सिग्मा 3 अपॉन में सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डेल सिग्मा 3। यहीं से बनता है AF। ये क्या हो गया आपकी वैल्यू? ये याद रखिएगा, बस इसको याद रखिएगा, ठीक है। 11 कर दी। अच्छा लैग हो रहा है क्या बहुत? अरे यार ये दिक्कत है। एक बार सभी एक बार रिफ्रेश करिए बेटा, 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से रिफ्रेश करिए। लैग नहीं होना चाहिए। मजा नहीं आ रहा आज पढ़ाने में, क्योंकि आपका कमेंट काफी लेट शो हो रहे हैं, काफी लेट शो हो रहे हैं।
पहले होता था कि इधर बता दिया 30 सेकंड से पहले कमेंट, अब तो 1-1 मिनट लग रहा है पर कमेंट ही नहीं आ रहे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ओके डन, तो आंसर हो गया इसके अंदर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए, the appropriate triaxial test to assess the long term stability of unloading problem such as excavation of clay slope would be, कौन सा टेस्ट करेंगे? अच्छा 12 रह गया क्या आपका? 12 रह गया क्या? वेट करिए, अरे यार बेटा 12 ही रह गया। अच्छा 12 रह गया, अच्छा मेरे दिमाग से रह गया। चलिए हाँ स्टार्ट करिए, एनी टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए, initial cross section area of a clay sample is 15 centimeter square and the failure strain was 25% in an unconfined compression test. The corrected area of the sample at failure. corrected area का फॉर्मूला लिखा है सर, मैंने आपको लिखा है, जल्दी से बताइए फॉर्मूला बताइए, उसके अंदर वैल्यू पुट करिए, आंसर आ जाएगा। 13 की बात कर रहे हैं, 12 की बात कर रहे हैं, 12 की, 13 को एक बार वेट करिए, ठीक है। गलती 13 पे आ चुके थे। कितना आ रहा है सर? 20 आ रहा है। किसका? प्रद्युमन का आ रहा है सर 20। देखते हैं, स्टॉप, 30 सेकंड्स हो चुके हैं। करेक्टेड एरिया की बात कर रहा है सर। ए नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस एप्सिलॉन एल। ये फॉर्मूला क्यों लिया सर? कल तो कुछ अलग बताया था। क्या बताया था? ए नॉट प्लस माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन वी अपॉन में 1 माइनस एप्सिलॉन एल बताया था। अरे यहाँ तो देखिए, जब क्या बोल रहा है, क्ले के लिए है, और क्ले के अंदर कंडीशन कौन सी? अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। अनकन्फाइंड वाटर का ड्रेनेज अलाउ नहीं, तो वॉल्यूम चेंज क्या हो गया सर? 0 हो गया। तो ए नॉट अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन एल हो गया। फॉर्मूला समझ में आया जो कल बताया था? आंसर आ रहा बी। किस किस का? अंकुश का आ गया, रमेश का आ गया, प्रद्युमन का आ गया। देखिएगा, ए नॉट अगर बात करें तो इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दे रखा है सर? 15 दे रखा है, बिल्कुल। 1 माइनस एप्सिलॉन एल, स्ट्रेन कितना है सर? 25%, मतलब 0.25% स्ट्रेन, यही तो है। स्ट्रेन इन लेंथ लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन बोल सकते हैं। कितना हो गया? करेक्टेड है 15 डिवाइडेड बाय 0.75, तो ये सर हो गया 100 और 25 से 3 हो गया, ये 4 हो गया, और 3 5 जो 15 5 4 जो 20 हो गया। सीधा सा आंसर आ रहा है केवल 30 सेकंड्स का, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ स्टूडेंट सभी को? हाँ बिल्कुल नवीन, बिल्कुल। ए नॉट 1 माइनस एप्सिलॉन एल। ओके, चेक करिएगा जिससे भी आंसर निकाला है, तो क्या ये आंसर आ रहा है क्या आपका? ओके, अगर आ रहा है तो सही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए, द एप्रोप्रिएट ट्राइएक्सियल टेस्ट टू असेस द लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ अनलोडिंग प्रॉब्लम, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ अनलोडिंग प्रॉब्लम सच एज एक्सकेवेशन ऑफ क्ले स्लोप वुड बी दी, जल्दी से बताइए। जल्दी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल आंसर आना स्टार्ट हो गया। अंकुश, धनंजय, प्रद्युमन, नवीन, मयंक। देखिए बेटा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि अगर बात करें, सुनिएगा क्या कंफ्यूजन है। अगर क्ले स्लोप की बात करते हैं, क्ले में तो सर आपका अनकंस्ट्रक्टेड अंडरलाइन टेस्ट लगता है, उसके अकॉर्डिंग तो ये सही हो गया। और इसमें बोल रहा है सर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, अगर बात करेगा सर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ अनलोडिंग प्रॉब्लम, तो उसके लिए अगर अपन बात करते हैं डैम होता है सर, डैम के अंदर क्या होती है? लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहिए होती है। अनलोडिंग प्रॉब्लम के डैम के अंदर वाटर आया और सीप कर गया, फिर वाटर आया फिर सीप कर, लगातार प्रोसेस चलता रहता है। तो इस अनलोडिंग प्रॉब्लम के लिए लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए करते हैं सर CU टेस्ट, ठीक है, कंस्ट्रक्टेड अंडरलाइन टेस्ट करते हैं। तो ये भी हो सकता है आंसर, ठीक है। तो बुक में दे रखा है आप सभी का ये, ठीक है, आंसर टिक कर रखा है, पर एक्चुअल जो आंसर है वो ये होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ अनलोडिंग प्रॉब्लम के लिए क्या हो सकता है सर? उसके लिए आपका क्या होता है? CU टेस्ट, ठीक है, इसलिए होता है। क्लियर हुआ सभी को? तो क्ले बोल दिया, उससे CU निकल रहा है, UU निकल रहा है, बट अप्रोप्रिएट अगर बात करें तो ये है। तो कई जगह चेक किया है तो यही आंसर निकल गया है CU, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए, ठीक। यही करना है आपको, बी लगाइएगा, ठीक है, बी लगाना है। देखिएगा, बताइए, टाइम स्टार्ट्स नाउ। 30 सेकेंड्स रैपिडली, 30 सेकेंड्स। देखते हैं किसका आंसर आता है फास्ट।
हाँ मैंने कहा लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म मीन्स confined drainage provided but unloading में shear stage where drainage is not permitted that it will CU। हाँ तो जो भी है तो उसी अगर लॉन्ग टर्म के लिए अपन देखते हैं तो हमेशा CU टेस्ट लेना है, कभी भी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पूछता है तो CU टेस्ट लेना है। देखिए बेटा टाइम हो चुका है, 40 सेकंड से एक्सीड कर रहे हैं आप, जल्दी से बताइए। स्टॉप स्टॉप, काफी टाइम हो चुका। 14 का पूछ रहा हूं मैं, 14 का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट इन दी रेस्पेक्ट टू शेयर स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेनुलर सॉइल। ग्रेनुलर सॉइल की बात कर रहा है, ठीक है। तो इट इज अफेक्टेड लार्जली बाय द इनिशियल वॉइड रेशियो। तो शेयर स्ट्रेंथ लार्जली कर सकता है सर, बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है, कर सकता क्या है, लार्जली बाय द इनिशियल वॉइड रेशियो। अगर वॉइड रेशियो ज्यादा होते हैं ना ग्रेनुलर सॉइल के लिए तो शेयर स्ट्रेंथ ऑब्वियस सी बात है कम हो सकती है, क्योंकि क्या होगा वॉइड रेशियो ज्यादा है तो आप क्या करेगा, पार्टिकल एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में नहीं हो पाएगा प्रॉपर, क्योंकि इसमें जब तक कि वेल ग्रेडेड पार्टिकल ऐड ना की जाए। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द इफेक्टिव स्ट्रेस। कैसे नहीं करेगा यार, किसी भी सॉइल के ऊपर अगर आप इफेक्टिव स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, किसी भी सॉइल पे इफेक्टिव स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो क्या शेयर स्ट्रेंथ डिक्रीज नहीं होगी, बिल्कुल होगी सर। तो ये होगा अभी तक का आंसर हमारा। द कोहेजन वैल्यू ऑफ अनसीमेंटेड ग्रेनुलर सॉइल इज अप्रोक्सीमेटली 0। कोहेजन वैल्यू अनसीमेंटेड ग्रेनुलर मैटर की 0 नहीं, अप्रोक्सीमेट 0 नहीं होती यार, कोहेजन होता है, कुछ तो होता है, 0 नहीं होता है, ये याद रखिएगा। क्योंकि शेयर स्ट्रेंथ जो होती है 2.7 किलोटन पर मीटर स्क्वायर होती है मिनिमम, हम बोलते हैं ना लिक्विड लिमिट के ऊपर भी शेयर स्ट्रेंथ 2.7 होती है, अप्रोक्सीमेटली 0, अप्रोक्सीमेटली 0 नहीं होती, ठीक है। कोहेजन सॉइल के अंदर, तो कोहेजन लेस बोलता था अपन कह सकते थे, ये किसमें होती है आपकी, कोहेजन लेस अगर बोलता था अपन कह सकते थे अप्रोक्सीमेटली 0 हो सकती है, कोहेजन सॉइल के लिए 0 नहीं होती है, इसलिए गलत हो गया। अनड्रेन स्ट्रेंथ इज इनसिग्निफिकेंट एक्सेप्ट ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। अनड्रेन शेयर स्ट्रेंथ को इनसिग्निफिकेंट करना है ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, नहीं, अनड्रेन शेयर को आपने को कंसीडर करना है अर्थक्वेक कंडीशन के अंदर, ठीक है। तो क्या हो गया आंसर, आंसर बी हो गया। क्या कौन सा गलत है यार, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इफेक्टिव स्ट्रेस लगेगा शेयर स्ट्रेंथ इफेक्ट नहीं हो, क्योंकि एस बराबर क्या होता है सर, सी प्लस सिग्मा एन tan phi होता है। एस बराबर इफेक्टिव स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस की बात करें अगर ये लगेगा तो शेयर स्ट्रेंथ पे इफेक्ट होना ही होना है, ऑब्वियस सी बात है, चाहे कोई सी भी सॉइल हो, उसमें कोहेजन 0 कर दो तो भी सिग्मा पे डिपेंड तो कर ही रहा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 15 को देखिएगा, देखते ही बन जाना चाहिए, ओनली 20 सेकेंड्स एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए, if phi be the angle of shear resistance, if phi be the angle of shearing resistance and the angle of failure plane with the major principal is equal to, बताइए कितना होना चाहिए failure plane मेजर प्रिंसिपल, जल्दी से बताइए फास्ट। सभी का आंसर सही है, बिल्कुल बिल्कुल, प्रद्युमन, धनंजय, मयंक, अंकुश, सभी का आंसर सही है। टाइम विल बी स्टॉप। सर कितना होता है, 10 45 प्लस 5/2 होता है, कितना होता है सर, 45 प्लस 5/2 होता है। क्लियर हुआ, मेजर के रेस्पेक्ट में बोल रहा है वो, तो 10 45 प्लस 5/2। चलिए आगे चलते हैं, देखिएगा न्यूमेरिकल है, आराम से सॉल्व करना है एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 मिनट का टाइम देंगे। फॉर अ सैंडी सॉइल द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज 30 डिग्री इफ द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस इज 50 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर एट फेलियर देन करस्पॉन्डिंग द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। अरे मेजर और माइनर फाई एंगल दे दिया, सैंडी सॉइल दे दी, तो कुछ समझ में आ रहा है सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा 16 के अंदर, सर आपने जो स्टार्टिंग में बताया था, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c 10 45 प्लस 5/2। क्लियर हुआ, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, जल्दी से करिए स्टूडेंट सभी फास्ट, देखते हैं किसका आंसर आ रहा है करेक्ट। आंसर आ गया प्रद्युमन का सबसे पहला 16.66। प्रद्युमन कह रहे हैं सर आंसर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग 16.66। देखते हैं क्या होना चाहिए, देखते हैं क्या होना चाहिए। स्टॉप, बहुत हो गया टाइम, लगभग 1.5 मिनट हो गए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। हाँ देखिए क्या करना है सर, सैंडी सॉइल कह दिया उसने, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई हमारे को गिवन है 30%। मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, सर मेजर किसको बोलते हैं सर, सिग्मा 1 को कहते हैं मेजर।
मेजर है 50 किलोटन पर मीटर स्क्वायर एट दी फेलियर। कब? जब फेलियर होगा तब पे। तो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है, मतलब सर क्या निकालना है? सिग्मा 3 कैलकुलेट करना है। यार सर यहाँ पे दिख रहा है सिग्मा 1, सिग्मा 3 और 5, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c 10 45 प्लस 5/2। इस फॉर्मूले को लगाना है। तो सिग्मा 1 सर कितना हो गया? 50 इज इक्वल टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5 कितना होगा सर? 5 30 के माने 30 डिवाइडेड बाय 2, तो 15 लिख दूं सीधे, बिल्कुल, प्लस 2c। अरे सर अब ये 2c आ गया, सैंडी सॉइल है, सैंडी सॉइल में कोहेजन होगा क्या? सर बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि सैंडी सॉइल है, कोहेजन नहीं होता है। कोर्स ग्रेन सॉइल में कोहेजन 0 होता है। तो इस टर्म को मैं 0 पुट कर देता हूं यहाँ से, जिसको क्या सीधा 0 पुट करा तो 0 हो गया टर्मिनोलॉजी। तो केवल क्या बचा? ये फर्स्ट जो है पैरामीटर बचा। तो 50 इज इक्वल टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर 60, 10 60 की वैल्यू पुट करिए, तो सिग्मा 3 इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर 60, ये कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 16.66। सिग्मा 3 की वैल्यू होगी सर 16.66। किस किसका आंसर आ गया? प्रद्युमन का आ गया, रमेश का आ गया, और बाकी नवीन क्या हो गया? आंसर क्यों नहीं आया आपका? नवीन, राजकुमारी, धनंजय, मयंक, अंकुश, हाँ ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। बिना कैल्सी की दिक्कत हो जाएगी, बिना कैल्सी की दिक्कत हो जाएगी। अब क्या ही कर सकते हैं, पर दिया है तो चलो क्या ही करें। ओके, तो समझ में आया? अगर सैंडी सॉइल है, बताया था कल कंसेप्ट, कोहेजन 0 होता है बट 5 एग्जिस्ट करता है। 5 की वैल्यू गिवन है उसने, पर कोहेजन 0 कर दिया। कोहेजन 0 कर दिया तो सेकंड जो पार्ट था, सेकंड जो टर्म थी, ये सर क्या हो गई? पूरी की पूरी इट इज कन्वर्टेड टू 0 हो गई। क्या बच गया सर? ओनली फर्स्ट पार्ट इज स्टिल रिमेनिंग। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए क्या होना चाहिए? व्हेन शियर टेस्ट इज एप्लीकेबल फॉर। सर व्हेन शियर टेस्ट किसके लिए एप्लीकेबल होता है? आंसर आना स्टार्ट हो गया। प्रद्युमन, अंकुश, धनंजय, लास्ट 10 सेकेंड फास्ट, लास्ट 10 सेकेंड, राजकुमारी, वेरी गुड, टाइम विल बी स्टॉप। देखिएगा, देखें, वेन शियर टेस्ट की बात हो रही है। वेन शियर इज एप्लीकेबल फॉर दी डेंस एंड लूज सैंड, सॉफ्ट क्ले। अरे सर क्ले के लिए होता है, वो भी कैसी? सॉफ्ट क्ले, सॉफ्ट सैचुरेटेड क्ले के लिए होता है, स्टिफ क्ले के लिए नहीं होगा। तो सैंड तो हटा दीजिए, ये किसके लिए होता है? क्ले के लिए, स्टिफ नहीं, सॉफ्ट क्ले के लिए। सी हो गया आंसर, सभी को पता है 17 का सी। ओके वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगेन क्वेश्चन रिपीटेड है, अगेन क्वेश्चन रिपीटेड। सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या? देख लीजिए, आप ही के सामने है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। जिसपे अपन ध्यान नहीं देते सर, ये क्या क्वेश्चन है, ये क्या पूछेगा? बिल्कुल देखिए, 2 बार पूछ चुका है। इफ फाई इज द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, द फ्लो वैल्यू एन फाई इज गिवन बाय। एन फाई सर कितना होगा? जल्दी से बताइए। 18 का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। अंकुश, प्रद्युमन एंड धनंजय, रमेश। ओके, टाइम विल बी स्टॉप। देखिए 20 सेकंड्स हो चुके आपके। एन फाई बताया था अभी, वही तो कंसेप्ट है। एन फाई जो होता है, फ्लो वैल्यू किसके इक्वल होती है? 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 इसके बराबर होती है। ठीक है, तो कहां दिख रहा है? 10 स्क्वायर 45 5/2, ये राशि। ओके डन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मयंक का भी आ चुका, राजकुमारी। ओके वेरी गुड। देखिएगा, ये कुछ अच्छा क्वेश्चन है, एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। 30 सेकंड्स, सोच समझ के देखिए, क्योंकि सब कुछ ऑप्शन एक जैसे लगेंगे आपको जब पढ़ोगे तो। The condition at which every point in a soil mass is on the verge of failure, कि हर पॉइंट उस सॉइल मास का किस पे होगा? वर्ज ऑफ फेलियर, मतलब फेलियर की कंडीशन पे होगा। उस तरह कंडीशन को क्या कहेंगे सर? प्लास्टिक, इलास्टिक, फेलियर या यील्डिंग? बताइए जल्दी से बताइए। 19 का देखिए, सबसे पहले धनंजय का आंसर आया सर, डी होगा। जल्दी से बताइए, फास्ट, ध्यान से पढ़िए, दोबारा पढ़िए। द कंडीशन एट विच एवरी पॉइंट इन अ सॉइल की बात कर रहा है, आप उसमें मत जाइए। किस पे जा रहे हैं आप? सोम वोम पे नहीं जाइए, सॉइल की बात कर रहा है। इज ऑन द वर्ज ऑफ फेलियर, मतलब फेलियर होने के पॉइंट पे है। वर्ज का मतलब होता है वो पॉइंट जिसके बाद सॉइल मास फेल कर जाएगा। ऑन द वर्ज ऑफ फेलियर, जल्दी से बताइए। लगभग 1 मिनट हो चुका है बेटा, 1 मिनट हो चुका है। देखते हैं किस किस का आंसर आ रहा है। जल्दी से फास्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए सभी स्टूडेंट्स। अंकुश बोल रहे हैं सर ए, बाकी स्टूडेंट बोले डी। आंसर आया है सही, बिल्कुल।
वो यील्डिंग विल्डिंग की बात तो कहानी किसमें आती है सर, वो तो सोम की कहानी है, यील्डिंग नहीं हमने पढ़ा। फेलियर पढ़ा सर, फेलियर पढ़ा है। इलास्टिक बोल सकते हैं, इलास्टिक और प्लास्टिक, तो इन तीनों में से कुछ होगा। तो कंडीशन वो कंडीशन जिसके हर एक पॉइंट पे सॉइल मास क्या कर जाए, फेल कर जाए, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं सर, प्लास्टिक। क्योंकि प्लास्टिक के बाद अपन क्या मानते हैं, सॉइल प्लास्टिक का शेयर स्ट्रेंथ लूज करके, शेयर स्ट्रेंथ लूज का मतलब क्या है, वो फेलियर है आपके लिए, उस पर आप कंस्ट्रक्शन कर ही नहीं सकते। तो प्लास्टिक इक्विलिब्रियम क्या है, वो पॉइंट है जिसके बाद जैसे ही आप वाटर कंटेंट ऐड करते हैं तो सॉइल क्या करती है, फेल हो जाती है। तो ऑन दी एट एवरी पॉइंट द सॉइल मास इज ऑन द वर्ज ऑफ फेलियर, कि वो कंडीशन जिसके ऊपर हर एक पॉइंट पर सॉइल मास फेलियर कंडीशन होगा, प्लास्टिक के बाद होगा। प्लास्टिक के जैसे वाटर कंटेंट ऐड करेंगे तो सॉइल मास क्या कर जाएगी, फेल। उसके क्या बोलते हैं सर, प्लास्टिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, इलास्टिक तरीका और हो जाएगा, इलास्टिक नहीं होगा। ठीक है, फेलियर तो नाम ही हो गया, तो नाम से नहीं जाना है अपने को कि फेलियर तो फेलियर इक्विलिब्रियम होगा। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ सभी को? ओके क्लियर। अब आते हैं, देखिए तो याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, एक पॉइंट आपके नोट्स के अंदर। बताइए, एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। द shear strength of a soil in the plastic limit state is, कितनी होगी सर, प्लास्टिक स्टेट के अंदर shear strength की बात पूछ रहा है। इन प्लास्टिक स्टेट द shear strength is, बताइए सर, बहुत ही कंफ्यूजिंग सा लग रहा है ये, बिल्कुल लग रहा है। प्लास्टिक लिमिट की बात कर रहे हैं, प्लास्टिक स्टेट की बात कर रहे हैं सर, लिक्विड में shear strength नेग्लिजिबल या जीरो कह सकते हैं। तो नेग्लिजिबल या जीरो, तो देखिएगा हो गया, सभी का आंसर आना स्टार्ट हो गया। धनंजय, अंकुश, प्रद्युमन, ओके स्टॉप। देखिए 30 सेकंड्स हो चुके आपके। तो क्वेश्चन तो थोड़ा सा अजीब सा है कि shear strength जो पूछ रहा है किसकी, सॉइल इन दी प्लास्टिक स्टेट या प्लास्टिक लिमिट स्टेट। प्लास्टिक स्टेट में, तो प्लास्टिक स्टेट में इतना तो पता जीरो नहीं होगी। जीरो किसमें सर, जीरो लिक्विड स्टेट में होती है, जब आपका सॉइल क्या करे, टेंडेंसी टू फ्लो विद द लिक्विड इज नॉट जीरो, जीरो कट गई है ना। क्लोज टू सैचुरेटेड सॉइल स्ट्रेंथ, सैचुरेटेड सॉइल स्ट्रेंथ, तो प्लास्टिक स्टेट में सैचुरेटेड नहीं होता है, प्लास्टिक स्टेट के ऊपर सैचुरेटेड नहीं होता है, श्रिंकेज लिमिट पे होता है। तो ये भी हट गया, बताया तो था आपका कि वाटर कंटेंट इज इक्वल टू श्रिंकेज लिमिट, सैचुरेटेड कंडीशन में होगा। तो स्मॉल या रीजनेबल में आएगी, तो अपन ने क्या बोल दिया सर, स्मॉल होती है। रीजनेबल बोल सकते हैं बट स्मॉल ले लिया है तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, रीजनेबल ही बोल सकते हैं स्मॉल, तो स्मॉल माना गया है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा सर, स्मॉल। डन, चलते हैं 21 पे। इसका कोई रिलेवेंस नहीं है, ऐसे क्वेश्चन है जिसका कोई रिलेवेंस नहीं है, कोई ऑथेंटिक चीज नहीं है कि इसको सर रीजनेबल या स्मॉल क्यों बोलेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या सिर्फ लिख देना है। कभी कभी स्लो हो जाती है क्या आवाज? अब आ रही है अच्छे से, क्लियर, अब सही चल रहा है। ठीक है, तो देखिएगा, तो इस ऐसे क्वेश्चन का कोई रिलेवेंस नहीं है, अगर मैं नहीं बोल सकता कि सर इसका बिल्कुल रीजनेबल ही होगा, बस ये अप्रोक्सीमेशन है, आपको देखना है सर कौन सा हो सकता है, उसको आपको टिक कर देना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। देखिए बहुत बेस्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, shear स्ट्रेंथ में आसान क्वेश्चन अभी तक थे, पर shear स्ट्रेंथ में कुछ आसान नहीं है, कुछ चीजें अलग दिख रही हैं आपको। टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए, if S is the shear strength and C and phi are the shear strength parameter and sigma is the normal stress at failure plane, the Coulomb's equation for shear strength of the soil। सर ये तो पढ़ी है, सभी को पता है, सभी को पता है सर क्या होना चाहिए, तो आंसर आना स्टार्ट भी हो गया है। किस किस का, धनंजय, अंकुश, बेटा इतना टाइम क्यों लग रहा है बाकी स्टूडेंट्स को, जल्दी से कमेंट करिए, फास्ट स्टॉप, 20 सेकंड्स स्टॉप। इतना ही काफी है, इतना ही काफी है, क्योंकि हमारे को पता है कि मोर्स कुलाम्ब इक्वेशन जो होती है S इक्वल्स टू C प्लस सिग्मा एन टेन फाई होता है। कितना होता है, S इक्वल्स टू C प्लस सिग्मा एन टेन फाई। तो अगर बात करें एस पर C प्लस सिग्मा एन टेन फाई, तो यहाँ पे तो सर S के टर्म में C प्लस सिग्मा एन टेन फाई, नहीं सिग्मा एन तो ये गलत हो गया, C प्लस तो C माइनस थोड़ी होता है, C प्लस होता है। अब क्या बोल सकते हैं, आप C के टर्म्स में निकाल लीजिए, कल बताया था ऐसे पूछ सकता है, S माइनस ये इधर चला गया माइनस सिग्मा एन टेन फाई, तो क्या बोलेंगे सर, माइनस वाला कौन सा सर, B हो गया। सभी का B है, बिल्कुल, वेरी गुड, सभी का B है। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए, which of the following method, बताइए which of the following method, and time starts now, which of the following method is not a type of test to determine the shear strength। इनमें से कौन सा टेस्ट जैसा जो shear strength को फाइंड आउट नहीं करता है, जो आपने नहीं पढ़ा वो नहीं करता है, ऐसा बिल्कुल 22 का ए, धनंजय, प्रद्युमन, अंकुश एंड मयंक, नहीं ऐसा भी नहीं है सर, जो हमने नहीं पढ़ा वैसा नहीं। देखिए स्टॉप, हो चुके आपके 20 सेकंड्स। हमने सर वेन शेयर टेस्ट पढ़ा है, बिल्कुल नाम में ही शेयर आ रहा है, अनकन्फर्म कंप्रेशन टेस्ट, ट्राइक्शियल टेस्ट का टाइप, ट्राइक्शियल शेयर, तो ये भी सब ये होते हैं। तो 3 डायमेंशनल कंसोलिडेशन टेस्ट, पहले 3 डायमेंशन नहीं होता है, 1 डायमेंशनल कंसोलिडेशन टेस्ट होता है। कितना होता है सर,
वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन टेस्ट होता है, 3 नहीं होता, ठीक है। तो ये नहीं है आपका शीयर स्ट्रेंथ का। 22 का क्या होगा सर, ए। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन देखिए, which one of the following plane is most likely to be failure plane in sandy soil? सैंडी सॉइल के अंदर मोस्ट लाइकली फेलियर प्लेन, सर सैंडी सॉइल हो चाहे कोई भी सॉइल हो, पर अपन बात करो सैंडी सॉइल की, तो बताते हैं, एक पॉइंट लिखवाते हैं सभी को, अगर पता हो तो, जब पढ़ाते हैं चैप्टर तो। इनमें से कौन सा फेलियर प्लेन इज मोस्ट लाइकली हो सकता है सैंडी सॉइल के लिए, बताइए। जैसे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हो, जिसके ऊपर मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस हो, जिसके ऊपर मैक्सिमम एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी हो, या प्रिंसिपल प्लेन हो। तो आंसर क्या आना चालू हो गया, आंसर आना चालू हुआ क्या, नहीं हुआ अभी तक, जल्दी से बताइए फास्ट स्टूडेंट, टाइम इतना नहीं है अपने पास, जल्दी से बताइए फास्ट, क्योंकि आगे बहुत ही क्वेश्चन बच रहे हैं आपके। भाई सैंडी सॉइल के लिए फेलियर प्लेन पे क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए फास्ट। अंकुश बोले सर बी, राजकुमारी बोल रही सर सी। देखिए जिसने मेरी क्लास अटेंड करी है, ठीक है, जिसने मेरी क्लास अटेंड करी है इस चैप्टर शीयर स्ट्रेंथ वाली सॉइल की, ठीक है, रेगुलर बैच, वहां में एक नोट मैंने एक पॉइंट लिखा होगा स्टूडेंट्स, अगर आप रेगुलर बैच से तो आपको पता होगा, एक नोट में पॉइंट लिखा, जब सैंडी सॉइल की अगर बात करते हैं तो सैंडी सॉइल कब फेल करेगी, जब फाइव जो बीटा जो होगा, इसको बोलते हैं बीटा मैक्स, एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी क्या होता है, जब मैक्सिमम होता है, तो प्लेन करेंगे मैक्सिमम एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी, कब, जब मैक्सिमम एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी होगा तब वो फेल करेगा। तो 10 इक्वल्स टू 45 प्लस 5/2, तो 45 प्लस 5/2, तो 5 को क्या लिख देंगे सर, बीटा मैक्स। और ऑब्वियसली बात, इसको समझा जाए तो कैसा समझा जाए सर, किसकी बात हो रही है, सैंडी सॉइल की बात हो रही है, तो ये कोई एक ढेर लग रहा है, ठीक है, ये फेल कब करेगा, जब इसका मैक्सिमम एंगल हो, जिसको इस ढेर को क्या कर दीजिए आप, पहले इतना था फेल नहीं करा, फिर आपने और इंक्रीज किया फेल नहीं करा, फिर और इंक्रीज किया फिर फेल नहीं करा। समझ पा रहे क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ पा रहे सर क्या कहना चाह रहा हूँ। सॉइल चली रेगुलर बैच में, हाँ देखिए, तो क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे हमने क्या किया, सॉइल मास को इंक्रीज कर ढेर लगाना स्टार्ट किया, फिर दूसरा, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर, एक पॉइंट ऐसा आएगा सर, ऐसे कुछ ढेर लगा देते हैं, यहाँ से क्या होगा, सॉइल कट जाएगी, ये फेलियर हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखिए बेटा कि फाइव की वैल्यू देखो धीरे धीरे बढ़ा रहे हो आप, फाइव की वैल्यू क्या कर रहे हो, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हो, फाइव की वैल्यू सर धीरे धीरे इंक्रीज करो, जितनी फाइव की वैल्यू बढ़ेगी उतना, तो बीटा मैक्स जितना ज्यादा होगा उतना फेलियर प्लेन हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया, समझ में ऐसे कंसेप्ट समझ में आएगा, जितना आप क्या करेंगे, जितना आप उस मिट्टी के ढेर को आप लगाते चले जाएंगे, तो वैसे वैसे आपका सर एंगल बढ़ता चला जाएगा, और अगर एंगल बढ़ता चला गया तो एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी कब, जब मैक्सिमम होगा, तो प्लेन करेंगे, तो जो भी प्लेन जिस पे मैक्सिमम एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी होगा वो प्लेन ही क्या होगा सर, फेलियर प्लेन होगा। किसके लिए, सैंडी सॉइल के लिए। डन हो गया सभी को, फास्ट एक बार कमेंट करिए, ये इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। रेगुलर शियर स्ट्रेंथ चल रही है क्या, ऐसे पूछ रहे हैं आप, नहीं बेटा शियर स्ट्रेंथ नहीं चल रही है अभी, तो कॉम्पैक्शन चल रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ, ओके। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे आप मिट्टी का ढेर बढ़ा रहे हो, तो क्या दिख रहा है यार, एक छोटा सा एक मुट्ठी मिट्टी डालने से कुछ नहीं होता, आपने एक बाल्टी डाल दिया कुछ नहीं हुआ, 4 बाल्टी डाल दिया, एक ट्रक जब डालोगे तो क्या होगा, फिर ऊपर से कट जाती है मिट्टी, वो गिर जाता है, ऐसा क्यों, उसका रीजन यही है कि जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहे हो, जितने मिट्टी डाल रहे हो उतना एंगल देखिए इंक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, और इंक्रीज हुआ, और बड़ा, और इंक्रीज हुआ, एक पॉइंट ऐसा जब फेल कर जाएगा तो उस पर मैक्सिमम एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी होना चाहिए। क्लियर हुआ, 23 का हो गया सर सी। अच्छा रेगुलर से ही नोट्स बना रहे हैं, बिल्कुल रेगुलर से नोट्स बना रहे हैं, तो अभी आपको आएगा शेयर स्ट्रेंथ, तब आपको और अच्छे से समझाएंगे इसको। देखिए एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक सा, बिना कैलकुलेटर के सॉल्व होगा। अ क्ले हैविंग अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज 160 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर वुड बी क्लासिफाइड एज, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की टेबल में बनवाता हूं, ठीक है, क्लास में टेबल बनवाते हैं, ये इस टेबल से आंसर आ जाएगा, जल्दी से बताइए फास्ट, जिसको टेबल पता है। नहीं पता किसी को भी, लास्ट 5 सेकेंड्स एंड टाइम विल बी स्टॉप, नहीं पता, ओके कोई दिक्कत नहीं। देखिए अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की एक टेबल बनती है, देखिएगा कैसी, 0 से 25, 25 से 50, 50 से 100, 100 से 200, 200 से 400 ग्रेटर देन 400, ठीक है। वेरी सॉफ्ट, सॉफ्ट, मीडियम, स्टिफ, वेरी स्टिफ और हार्ड,
ये क्लियर हुआ? तो देख लीजिए ये क्यू की वैल्यू है और ये कंडीशन बोल सकते हैं, क्लासिफिकेशन बोल सकते हो। अब हमारा वैल्यू आ रही सर 160। ये जो 160 कहाँ लाई कर रहा है सर? ये जो 160 लाई कर रहा है किलोमीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये यहाँ पे कुछ लाई कर रहा है। तो यहाँ पे बोलेंगे सर वेरी सॉफ्ट, सॉफ्ट ये सॉफ्ट है भाई, स्टिफ मत मानिएगा, सॉफ्ट ये हो गया मीडियम और ये हो गया सर स्टिफ। अगर स्टिफ आपने बोला तो स्टिफ क्या होगा? आंसर सी होगा। ये वेरी स्टिफ और ये हार्ड, ये बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बना लीजिएगा। स्टिफ होगा आंसर, 24 का आंसर इज सी। बन गया, डन, ओके। तो इसमें से क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है पर पता ही नहीं होता। ये टेबल है 0 से 25, 25 से 50, 50 से 100, 100 से 200, 200 से 400, 400 से ज्यादा। वेरी सॉफ्ट, सॉफ्ट, मीडियम, स्टिफ, वेरी स्टिफ एंड हार्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, वापस बिना कैलकुलेटर के विद इन द 10 सेकंड का क्वेश्चन है। बताइए स्टूडेंट्स, द अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ सैचुरेटेड क्ले इज 360 kPa, देन इट्स एस्टिमेटेड शियर स्ट्रेंथ वुड बी। कितना होगा सर आंसर? रमेश बिल्कुल सही है, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए बस इतना सही था, 10 सेकंड का था, पर अभी तक आंसर नहीं आया। 20 सेकंड्स लगभग हो चुके हैं, रमेश के अलावा किसी का भी आंसर नहीं आया। स्टॉप करिए, स्टॉप करिए, ठीक है। सर क्या बोल रहा है? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात कर रहा है सैचुरेटेड क्ले के लिए। तो क्या होता है सर? फॉर्मूला वही था आपका सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 3, वहां से जब फॉर्मूला 10 स्क्वायर 45 कल आपको सॉल्व भी कराया था, प्लस 5/2 प्लस 2c 10 45 प्लस 5/2। जब ये आपको सॉल्व कराया था इसमें पता होना चाहिए कि यहाँ से जब फॉर्मूला बन के आया था वो कितना बन के आया था सर? बताइए जल्दी से। QU बराबर c/2 निकल के आया था सर, QU बराबर c/2, ठीक है। तो सैचुरेटेड क्ले की स्ट्रेंथ आपको दे रखी है, हाँ, C इसका QU/2 था, है ना। कोहेजन इसका C इसका QU/2, QU कितना 360 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना 180 किलोटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। C होता है C QU/2, कोहेजन इक्वल्स टू शियर स्ट्रेंथ अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 2, क्लियर हुआ। डी आंसर है सभी का, बिल्कुल बढ़िया। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन बड़े आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। DDA जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए रिसेंटली क्वेश्चन 2018 का ही क्वेश्चन है, तो अभी इस पैटर्न पे ही चल रहा है अभी जितने भी जो एग्जाम्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ shear box test used for estimating the cohesion and friction angle? बताइए फास्ट, क्या होना चाहिए आंसर? इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है? मतलब क्या बोला? डिसएडवांटेज बताना है बेटा। फिर एडवांटेज नहीं का मतलब क्या था? फिर डिसएडवांटेज बताना है। बताइए डिसएडवांटेज बताना, जल्दी से बताइए। 26 का क्या आंसर होना चाहिए सर? सी आंसर आ चुका किसका? प्रद्युमन, धनंजय, आप दोनों का आंसर सी है। रमेश का भी सर सी है। अरे बिल्कुल, कहना क्या चाह रहे हैं सर? कहना तो यही चाह रहा है कि विच ऑफ दी फॉलोइंग, इनमें से कौन सा नॉट एन एडवांटेज। नॉट एन एडवांटेज का मतलब क्या होता है सर? डिसएडवांटेज की तो बात कर रहा है। डिसएडवांटेज कौन सा है इनमें से? किसका सर? सर शियर बॉक्स टेस्ट का। इजी एंड क्विक, ये तो एडवांटेज है ना सर। ये तो एडवांटेज है कि इजी एंड क्विक होता है, स्किल लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और यूजफुल इन डिटरमाइनिंग रेसिडुअल स्ट्रेंथ, रेसिडुअल स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करता है, हाँ, बची हुई स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर सकता है। तो ये भी अगर कर रहा था एडवांटेज हुआ, स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करता है, तभी तो अपन उसको शियर बॉक्स टेस्ट कहते हैं, ठीक है। अनट्रेंड स्ट्रेंथ आर रिलायबल, अनट्रेंड स्ट्रेंथ रिलायबल होती है, तो ये भी कुछ एडवांटेज नहीं है। पर शेयरिंग अलोंग द प्रीडिटरमाइंड प्लेन, कि पहले से ही प्लेन जो पता है हमारे को किसमें, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही क्या करेगा सर? वो फेल करेगा। शेयरिंग इज अलोंग द प्रीडिटरमाइंड प्लेन, इसमें करेगा, तो ये तो डिसएडवांटेज हुआ ना, ये तो गलत बात है, डिसएडवांटेज हुआ ये, क्योंकि पहले से हमारे को पता है प्लेन में तो क्या वो वीकेस्ट प्लेन होगा, तो इट मे बी नॉट बी द वीकेस्ट प्लेन, इट मे बी नॉट बी द वीकेस्ट प्लेन। ये वीकेस्ट प्लेन नहीं हो सकता बेटा, ये वीकेस्ट प्लेन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हो भी सकता पर नहीं हो सकता, पर जनरली बात है वीकेस्ट प्लेन नहीं हो सकता, क्योंकि प्रीडिटरमाइंड पहले से ही पता है, तो फिक्स है ये। तो ये हो गया आपका आंसर, डिसएडवांटेज हुआ ना ये, शेयरिंग अलोंग द प्रीडिटरमाइंड प्लेन। ये तो सभी क्या है आपका एडवांटेज, और ये तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो आंसर होगा सभी का सी। ओके वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, पॉइजन्स रेशियो की बात कर रहा है, जल्दी से बताइए, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए, एन अनड्रेन्ड ट्राइक्सियल टेस्ट ऑन सैचुरेटेड क्ले, द पॉइजन्स रेशियो इज
द पॉइजन रेशियो इज 27 का बताइएगा। द पॉइजन रेशियो इज जल्दी से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कैसे आया बेटा ये बताइए जल्दी से। जितेंद्र आप बोल रहे हैं सर ए होगा, ए कैसे है जल्दी से बताइए। धनंजय, जितेंद्र फास्ट, और बाकी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए क्या आंसर होना चाहिए। ए सही कमेंट है, बिल्कुल सही आंसर ए ही होगा, बट कैसे आया ये बताइए जल्दी से। याद है सर? बाकी जितेंद्र कोई कंसेप्ट पता है आपको कैसे आया? नोट्स में लिखा था, बिल्कुल बिल्कुल, ये डेरिवेशन से आता है बेटा, तो इसको याद ही रखना है, दिमाग नहीं लगाना है, डिराइव करके बताने लगेंगे टाइम लग जाएगा। इतना से याद रखना है कि पॉइसन रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो कितना, सिग्मा 3 अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 होता है। क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को? डन। चलिए ए होगा, तो इसको नोट कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट नोट्स के अंदर, जिसके पास नहीं है वो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, बिल्कुल सर ये तो बार बार पूछ रहा है क्वेश्चन, बिल्कुल पूछ रहा है, बताइए। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट की बात कर रहा है। टाइम स्टार्ट्स नाउ, बताइए। जनरली एप्लीकेबल टू, किस टाइप ऑफ सॉइल के लिए होती है अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ? जल्दी से बताइए, अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ किसके लिए होती है सर? फास्ट 28 का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। बी, बी बी किस किस का? अंकुश, प्रद्युमन, अनमयंक, बिल्कुल सही, बी तो होगा। सैचुरेटेड क्ले के लिए होता है, किसके लिए होता है सर? सैचुरेटेड क्ले के लिए होता है। इट इज अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। देखिएगा, सैचुरेटेड क्ले के लिए तो होता है अनकन्फाइंड कंप्रेशन, इसमें क्या होता है सिग्मा 3 0 हो जाता है, क्ले के लिए होता है ये। ठीक है, सिल्ट के लिए नहीं होता है, या सैंडी सॉइल के लिए होता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पे। बताया था आपको 29 का, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, आंसर करना है आपको। न्यूमेरिकल है, सॉल्व करिए। स्टार्ट, स्टार्ट। देखते हैं किसका आंसर आता है। देखते हैं किसका आंसर आता है जल्दी से। टाइम अपने को देखना है बेटा, टाइम को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि टाइम कम है अपने पास, कम टाइम के अंदर ऐसा लगता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकन है, टाइम लग सकता है, तो एक बार उसको स्किप करिएगा, और दोबारा जब अगर टाइम बचता है तो उसको दोबारा उस टाइम पे आपको चेक करना है उसको कि इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जल्दी से बताइए फास्ट। 28 का नहीं, अच्छा 29 का पूछ रहे हैं। 28 नहीं आया सर, क्यों नहीं आया बेटा? सिंपल सा है क्वेश्चन तो, 29 कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 मिनट का आंसर है। नहीं, आपने कितना लगा दिया, बस खत्म करिए, फिर खत्म करिए, खत्म करिए। साइन फाई का फॉर्मूला नहीं पता क्या? यही तो दिक्कत हो गई। साइन फाई का जो फॉर्मूला होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 अपॉन में सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3। सिग्मा 1 क्या सर? मेजर है, ज्यादा है तो मेजर हुआ, और ये क्या है सर? ये माइनर है, कम हुआ तो माइनर हुआ। ठीक है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 मतलब 200 माइनस 100 प्लस 200 प्लस 100 कितना हो गया सर? इसको ये अलग क्वांटिटी है, ठीक है, 100 डिवाइडेड बाय 300, तो ये क्या हो गया? 1/3। 1/3 ये क्या है सर? किसकी वैल्यू है? साइन फाई की वैल्यू है। तो क्या पूछ रहा है? फाई कितना होगा? तो साइन इनवर्स 1/3। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला याद रखिएगा आप सभी स्टूडेंट्स, ठीक है, साइन फाई का। क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को? तो साइन फाई क्या होगा? 1/3। ओके क्लियर। हाँ चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 29 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर
30 के ऊपर। देखिएगा कल बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन, अब गलत नहीं होना चाहिए। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए 30 सेकेंड्स जल्दी से। इफ द ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट, वेट सर दोबारा फिर आएगा क्वेश्चन, टेंशन मत लीजिए, वापस दोबारा क्वेश्चन आएगा ऐसा ही। इन द ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट द एप्लीकेशन ऑफ एडिशनल एक्सियल स्ट्रेस ऑन द सॉइल स्पेसिमेन प्रोड्यूस शियर ऑन, किस प्लेन पे शियर प्रोड्यूस करे? जल्दी से बताइए फास्ट, जल्दी से बताइए फास्ट, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए क्या आ रहा है आंसर। हाँ रमेश का सर आ रहा है डी, रमेश का आ रहा है डी, धनंजय, अंकुश एंड मयंक सभी का आंसर आ रहा है डी। अरे सर बताया तो था कल आपको, कल आपको नहीं आपने बताया था कि ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट में जब एडिशनल एक्सियल स्ट्रेस लगाएंगे, मतलब क्या लगाएंगे सर? डेविड स्ट्रेस जब आप लगाएंगे, और शायद रिपीटेड क्वेश्चन भी है, तो सॉइल स्पेसिमेन क्या शेयर के अंदर फेल करेगा। शेयर स्ट्रेस जो होगा जब डेविड स्ट्रेस जब लगेगा सिग्मा डी वाली स्टेज, तो उसमें क्या होगा? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को छोड़ के हर प्लेन में होगा, तो ऑल प्लेन एक्सेप्ट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन, तो क्या होगा? डी होगा। रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है बिल्कुल। कौन बोल रहे हैं? रमेश बोल रहे हैं, बिल्कुल सही रमेश। ज्योत्सना, हाँ देखिए टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए इन एन अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट ऑन अ क्ले specimen of initial volume is V and initial length is L. The change in length is del L and change in volume is del V. The cross section area at the failure. The cross section area at the failure. बताइए क्या होना चाहिए? The cross section area at the failure. जल्दी से बताइए। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग बहुत लगेगा इसके अंदर। आंसर क्या है? धनंजय का बी, रमेश का बी। ज्योत्सना बी, ओके। जितेंद्र डी। अरे बेटा ऐसे क्यों कर रहे हैं यार, इतना सिंपल सा है, इतना पढ़ाने के बाद चीजें गलत हो रही है तो दिक्कत है फिर तो। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट की बात करते हैं, और सर अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट की बात करते हो तो उसके अंदर ड्रेनेज परमिटेड नहीं होता है। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट का ड्रेनेज परमिटेड नहीं होता है, और वो भी आप किसकी बात कर रहे हो? क्ले स्पेसिमेन के लिए। अगर ड्रेनेज परमिटेड नहीं तो इनिशियल वॉल्यूम का मतलब क्या? वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। और लेंथ के अंदर क्या कर सकते हैं अपन? वेरिएशन कर सकते हैं। लेंथ के अंदर थोड़ी बहुत वेरिएशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि लेंथ क्या है? स्मॉल एंटिटी है। पर अगर वॉल्यूम अगर बात करें तो वॉल्यूम का है होगा, पर वो क्या इररिस्पेक्टिव होगा, बहुत ही कम होगा एज कम्पेयर टू लेंथ। तो क्या हो जाएगा? ये वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ माइनस चेंज इन लेंथ डेल एल, ठीक है, ये हो गया। ये कांस्टेंट रहेगा आपका, याद रखिएगा। 31 का क्या होगा सर आंसर? ए होगा। अंकुश बिल्कुल सही है, 31 का आपका आंसर होगा ए। क्लियर हुआ सभी को? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टाइम स्टार्ट्स नाउ। फॉर सैचुरेटेड कोहेसिव सॉइल ट्राइएक्सियल टेस्ट यील्ड्स द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन एज 0। फाई की वैल्यू 0 हो गई। द कंडक्टेड टेस्ट इज, बताइए कौन सा टेस्ट कंडक्टेड करेंगे? 32 की बात हो रही है, ठीक है 32 की बात हो रही है। आंसर डी, बिल्कुल बिना सोचे समझे बहुत ही जल्दी से आंसर आ गया। किसका किसका सर? प्रद्युमन एंड धनंजय, मयंक, बिल्कुल सभी का सही है। क्यों सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो देखिए इस लैंग्वेज को पढ़िए, देखो आंसर जो होता है वो क्वेश्चन में छुपा होता है। ध्यान से कंसिडर करके 1 से 2 बार पढ़िए, आंसर आपको दिख जाएगा। सैचुरेटेड कोहेसिव सॉइल है, कोहेसिव सॉइल है तो सिल्ट या क्ले दोनों हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ट्राइएक्सियल टेस्ट के एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन भी 0 कर दिया। सर कोहेजन होता है और फाई की वैल्यू 0 होती है, किसमें होता है सर? क्ले बोल सकते हैं, कोहेसिव क्ले। तो क्ले की अगर बात करें तो क्ले के लिए सर कौन सा टेस्ट होता है? यूयू टेस्ट होता है ना। सैचुरेटेड कोहेसिव क्ले के ऊपर अपने कल लिखा था एग्जांपल, सैचुरेटेड कोहेसिव क्ले बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड ऑन अ सैचुरेटेड कोहेसिव क्ले, ठीक है, तो यूयू टेस्ट होगा। तो सिंपल सी बात, सभी का आंसर आना चाहिए डी, ओके। 33 को देखिएगा एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। A dry sand sample is used in triaxial test. The cell pressure is 50 kilopascal and the diameter stress is 100 kilopascal. The angle of internal friction of the sample. तो कैसे करेंगे बेटा?
तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, चाहे आप सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 3 से कर दीजिए, चाहे सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 3 से कर दीजिए, या फिर जो आपको फॉर्मूला बताया था 1 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3, दोनों से आंसर आ सकता है। ठीक है, दोनों से आंसर आ सकता है। सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2, वहां से भी आंसर आ सकता है, या फिर सीधे इससे भी आ सकता है। तो जो फॉर्मूला है वो ज्यादा सुटेबल कौन सा रहेगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइडेड बाय सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 इक्वल्स टू sin phi। इससे सॉल्व करिएगा। बी बिल्कुल सही है। किसका आ गया, स्टॉप। लगभग 1 मिनट हो चुका है, टाइम विल बी स्टॉप। देखो आने में तो किसी से भी आ सकता है, बट अगर सिंपलेस्ट की बात करें तो आपको जब भी अगर थीटा बीटा अगर पूछता है तो sin phi का फॉर्मूला क्या लगाइएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 अपॉन में सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3, ये फॉर्मूला लगा देना है आपको। यहाँ से अपन फाई कैलकुलेट कर लेंगे। पर सर अगर ये फॉर्मूला लगाना है, सबसे पहले तो सेल प्रेशर तो गिवन है, इसको बोलते हैं सर सिग्मा 3। ठीक है, सेल प्रेशर सर गिवन है सिग्मा 3। यहाँ पे डेविड स्ट्रेस गिवन है, फेलियर पे जो डेविड स्ट्रेस होगा, मतलब फेलियर पे जो स्ट्रेस होगा उसी को तो बोलते हैं डेविड स्ट्रेस। वो कितना गिवन सर, 100 किलो पास्कल गिवन है। तो क्या बोला कि ये आपका एक सॉलिड स्पेसिमेन है, ये आपका लग रहा था सिग्मा 3। ठीक है, उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, एडिशनल स्ट्रेस अप्लाई कर दिया सर। एडिशनल स्ट्रेस उसको बोला डेविड स्ट्रेस, कब तक बढ़ाया उसको, जब तक कि 100 किलो पास्कल में फेल ना हो गया, तब अपन उसको इंक्रीज कर। ये कितना था सर, 50। यहाँ से क्या बोल सकते, सिग्मा 1 कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा। तो सिग्मा 1 क्या हो जाता है सर, सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी। सिग्मा 3 कितना सर 50, और सिग्मा डेविएटर कितना 100, तो 150 कितना हो गया 150। तो सिग्मा 1 की वैल्यू 150 आ गई, सिग्मा 3 की वैल्यू 50 है ये। तो क्या कर देना है, इधर पुट कर दीजिए 150 माइनस 50 और 150 प्लस 50 कर दीजिए, तो 2 हो गया 200 डिवाइडेड बाय 100, 200 कहां से 100 डिवाइडेड बाय 200, तो ये 1/2 मतलब क्या 0 हाफ 1/√2। ये सब क्या sin phi की वैल्यू, तो phi कितना हो जाएगा सर, यहाँ से हाफ कितना है तो sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री कितना होता है 1/2 होता है। क्लियर हो सभी का आंसर, बिल्कुल डन। चलेगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ इधर और कुछ इधर है, तो कुछ ऐसे ही देखना पड़ेगा आपको। टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू ट्राइएक्सियल टेस्ट। कौन कौन से स्टेटमेंट ट्राइएक्सियल टेस्ट से रिलेटेड है, बताइएगा। फेलियर अकर्स अलोंग प्रीडिटरमाइंड प्लेन, इंटरमीडिएट एंड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर इक्वल, वॉल्यूम चेंज कैन बी मेजर्ड, फील्ड कंडीशन कैन बी सिमुलेटेड, मतलब चेंज कर सकते हैं। बताइए बताइए। तो सर ऐसा जब आता है तो क्या करना होता है, एलिमिनेशन करना होता है। जो हमारे को पता है वो पता है, जो नहीं पता वो नहीं पता, जो पता है वो पता है, जो नहीं पता वो नहीं पता, उस तरह से करना है तो आंसर निकल जाएगा। हर एक पॉइंट पता हो ये पॉसिबल नहीं है, पर जो पता है उससे आप आंसर निकाल सकते हो, ये श्योर है। देखते हैं 34 का आंसर किस किस का आ गया। 34 का आ रहा है धनंजय का 1 2 4। ऑप्शंस दिखाइए, ऑप्शंस दिखाएं आपको, देखिए ये ऑप्शंस, देखिए ऑप्शन जल्दी से जल्दी से। आंसर आ गया, देखिए डी बोल रहे हैं, अंकुश प्रद्युमन बोल रहे हैं सर डी होगा। किसका, क्वेश्चन नंबर 34 का। देखें, ओके लगभग हो चुका है, बहुत टाइम हो चुका है, इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए यार, जब इतने तरीके से पढ़ी है चीजें। डी होगा आंसर कह रहे हैं सर, 2 3 और 4 की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे करना है कि फेलियर प्लेन, फर्स्ट पॉइंट देगा फेलियर प्लेन अलोंग ऑकर्स अलोंग प्रीडिटरमाइंड प्लेन। प्रीडिटरमाइंड तो नहीं होता है, 1 गलत है। प्रीडिटरमाइंड किसमें होता है सर, डायरेक्ट शियर टेस्ट, शियर बॉक्स टेस्ट में होता है, इसमें प्रीडिटरमाइंड नहीं होता है, तो 1 गलत हो गया। तो 1 को गलत करिए, 1 को गलत किया, आंसर अपने आप आ गया सर। क्या हो गया 2 3 4, कहीं दिखना नहीं पड़ा, 10 सेकंड्स की बात हुआ। ठीक है, चलिए एलिमिनेशन के अंदर ऐसा ही करना है, कुछ जो भी चीजें पता है उन्हीं का यूज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा, एलिमिनेट करते रहिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। डन, चलते हैं क्वेश्चन 135 पे, देखिएगा 135 पे। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए, विद रिस्पेक्ट टू C5 सॉइल, C5 कौन सी आ गई सर, सिल्ट की बात कर रहा है। इन एन इनफाइनाइट स्लोप
आइडेंटिफाई इफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट, फाइनाइट स्लोप है इनफाइनाइट स्लोप से आ गया ये कंडीशन ही अलग है, फाइनाइट या इनफाइनाइट चैप्टर ही अलग है। फिर बताइए किसी को पता हो तो जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए किसी को पता हो तो क्या होगा, या इसको स्किप करते हैं, छोड़िए, जब पता ही नहीं है तो जबरदस्ती दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आगे करिए। ये स्लोप से जब स्लोप चैप्टर पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। देखिए केवल 10 सेकंड देंगे 36 के लिए, टाइम स्टार्ट्स नाउ, ओनली 10 सेकंड्स, फास्ट। कुलाम्स इक्वेशन फॉर शेयर स्ट्रेंथ कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, बताइए कुलाम्स इक्वेशन क्या होती है इनमें से, डी 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 आ रहा है, बिल्कुल सही है, स्टॉप देखिएगा, एस बराबर सी प्लस सिग्मा एन टेन फाइव डी, ओके, बताने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, टाइम स्टार्ट्स नाउ, 20 सेकंड्स, केवल 20 सेकंड्स। द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल रिमेन्स अनचेंज ड्यूरिंग द एंटायर टेस्ट, पूरे टेस्ट के अंदर वाटर कंटेंट जो होता है सॉइल का वो चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है सर, साफ दिख रहा है सर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब डी नहीं होगा धनंजय, डी नहीं होगा, इसका मतलब क्या, डी पहले की बता रहे होंगे, ओके वेरी गुड। देखिए इसका मतलब डी नहीं होगा, इसका मतलब होगा आपका सी, इसका होगा ऑप्शन सी। ऐसा क्यों सर, ये बोल रहा है कि पूरे टेस्ट के अंदर वाटर कंटेंट क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा, वेरी नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि एक सॉइल मास है, इसके अंदर पहले कंडीशन के अंदर अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, ना तो पहले में वाटर परमिट ना सेकंड में, अगर दोनों में वाटर परमिट नहीं करेंगे तो क्या होगा, वाटर कंटेंट चेंज होगा सर, नहीं, वो क्या रहेगा सर, कांस्टेंट रहेगा, अनचेंज रहेगा। ड्रेन टेस्ट में पानी निकल जाएगा, वाटर अलाउड है, कंसोलिडेशन के अंदर वाटर अलाउड है, पहली कंडीशन में, सेकंड में नहीं है, पर पहली में अलाउड है तो वाटर निकल तो रहा है इसके अंदर, ना तो पहली में और ना सेकंड में, तो क्या रहेगा, वाटर कंटेंट सेम रहेगा किसमें, यूयू टेस्ट के अंदर। क्लियर हुआ, बिल्कुल। 37 का बेटा डी नहीं होगा, समझ में आ गया किसका, जितेंद्र, वेरी गुड, ठीक है। ज्योत्सना डी नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा आंसर, आंसर हमारा होगा सी, क्योंकि पहले में वाटर अलाउ नहीं, दूसरे में वाटर, अगर वाटर अलाउ नहीं है मतलब वाटर कंटेंट अनचेंज रहेगा। 38 का देखिएगा, तो टाइम स्टार्ट्स नाउ, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल इन द शेयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल, इनमें से कौन सा फैक्टर शेयर रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल के रेस्पॉन्सिबल नहीं है, बताइए, बताइए, साफ दिख रहा है यार, 38 का सामने ही दिख रहा है, आंसर क्या होना चाहिए, क्या, जल्दी से बताइए, सी, जितेंद्र, धनंजय, हाँ डी था 36 का, हाँ 36 का डी था, एस बराबर सी प्लस सिग्मा एन टेन फाइव था वो, ठीक है, स्टॉप। सर सिंपल सी बात है, किसकी बात कर रहा है, शेयरिंग रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस कौन देगा, फ्रिक्शन देता है, क्योंकि फ्रिक्शन और कोहेजन, ठीक है, फ्रिक्शन एंड कोहेजन तो होता है दोनों आपके लिए, स्ट्रक्चर भी होता है, क्योंकि अगर वेल ग्रेडेड सैंड होगा तो स्ट्रक्चर, ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई कंसेप्ट नहीं है रेजिस्टेंस के अंदर, ठीक है, जब लोड लगेगा तो मेजर कंसेप्ट तो फ्रिक्शन एंड कोहेजन होता है रेजिस्टेंस पैरामीटर, पर स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल भी करता है पार्टिसिपेट, अगर उसको डेंस कर दें उसको लूज कर दें, बट ये सी है ग्रेविटेशनल, ये इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबल तो होता है बट इतना नहीं है इन सभी में से, तो ये होगा सी। 38 के बाद में आते हैं अपन 39 पे, देखिएगा 39, इन situ when shear test is conducted to determine the shear strength of, जल्दी से बताइए, shear strength of when shear test की बात कर रहा है, पढ़ चुके हैं, आंसर क्या होना चाहिए 39 का, बताइए, बोल रहे हैं सर ए होना चाहिए, 39 का कौन बोल रहे हैं ए होना चाहिए, सर धनंजय बोले सर ए, प्रद्युम्न बोले सर ए होना चाहिए, बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है सर, किसके लिए होता है सर, अगर बात करें वेन शियर टेस्ट, तो वेन शियर टेस्ट होता है हमारा सॉफ्ट क्ले के लिए होता है, इट इज फॉर दी सॉफ्ट क्ले, तो यहाँ पे क्या है, नॉन कोहेसिव, अरे नॉन कोहेसिव थोड़ी, सैंडी, सैंड तो कोहेजन लेस में आ गई या नॉन कोहेसिव में आ गई, सिल्ट, सिल्ट या कोहेसिव, तो सिल्ट की जगह कोहेसिव बोलेंगे, सिल्टी नहीं, इसमें कोहेसिव के अंदर, क्यों सिल्टी तो स्पेसिफाई कर दिया सिल्टी, कोहेसिव के अंदर क्या आएगी आपकी, क्ले आ सकती है और सिल्ट आ सकती है, तो क्ले सॉइल के लिए होता है, ठीक है, आंसर क्या हो गया सर हमारा ए हो गया, 39 का ए, क्लियर, हाँ 40, ये फिर फ्रिक्शन सर्किल मेथड से आ गया आपका, देखिएगा टाइम तो क्या ही देना है, देखिए जब पढ़ाई नहीं है अभी तो टाइम क्यों देंगे, शीयर स्ट्रेंथ चैप्टर चल रहा है। इफ आर इज द रेडियस ऑफ फेलियर, आर क्या आपका रेडियस ऑफ फेलियर है, फाई इज द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन सर्किल, फ्रिक्शन में सर्किल मेथड से एक सर्किल बनता है, टेंजेंट बनती है, उसमें जो ये पॉइंट होता है ये आर साइन फाई होता है, रेडियस कितना होता है, आर साइन फाई होता है, याद रखिएगा, आर साइन फाई कितना, बी, बिल्कुल सही है, ठीक है, बी होगा 40 का, ठीक, डन।
41 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिएगा, the unconfined compression test is generally applicable to the saturated clay for which of the apparent angle of shearing resistance। बताइए, बहुत अच्छी बात है, अगर आता है तो देखते हैं किस किस का आंसर है। 40 का लिख रहे हैं बी, 40 का प्रद्युमन लिख रहे हैं सर बी। अच्छा 40 का बात कर, 41 की बात कर रहा हूँ मैं, जल्दी से बताइए। 41 की बात कर रहे हैं, क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए फास्ट। देखते हैं, ए बी, राजकुमारी ए, मयंक ए, धनंजय बोल रहे हैं केवल सर बी। बाकी स्टूडेंट्स देखते हैं और रिमेनिंग जो सुना ए। ओके बेटा, देखिए कहना क्या चाह रहे हैं, ये क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। आप क्या होता है कि अपने को जो सही लगा वो लगा दिया, 30 या 45 होता तो वो लगा देता मैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट है। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट किसके लिए होता है सर, क्ले के लिए होता है, सैचुरेटेड क्ले के लिए होता है। और क्ले के लिए होता है, देखो लिख भी रखा है, एप्लीकेशन सैचुरेटेड क्ले फॉर विच द अपरेंट एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस 5। अरे सैचुरेटेड क्ले है, क्ले कैसी थी सर, कोहेसिव सॉइल है। कोहेसिव सॉइल के अंदर कोहेजन एग्जिस्ट करता है सर, बिल्कुल करता है, कोहेजन विल एग्जिस्ट, बट 5 की वैल्यू सर 0 होती है, 5 इंटरनल फ्रिक्शन 0 होता है क्ले के लिए, ठीक है। तो क्या हो गया सर, आंसर ए हो गया। वेरी गुड अंकुश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 42 पे देखिएगा, इन अ ट्राइएक्सियल टेस्ट, देखिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ 30 सेकंड्स। देखिए, इन अ ट्राइएक्सियल टेस्ट व्हेन द ड्रेनेज इज अलाउड इनिशियली ओनली एंड नॉट ड्यूरिंग लेटर स्टेज द टेस्ट वाज। सर इसको बहुत अच्छे से समझाया था कल आपने, बिल्कुल, कि पहला पैरामीटर फर्स्ट स्टेज को, सेकंड पैरामीटर सेकंड स्टेज को रिप्रेजेंट करता है, तो बताइए उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। 42 का आंसर भी आना स्टार्ट हो गया। क्या आंसर आ गया, बी, बी और बी सभी का, प्रद्युमन, धनंजय, मयंक। देखिए लास्ट 5 सेकेंड्स जल्दी से, राजकुमारी वेरी गुड, बी। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। देखिए बताया था आपको कि करना क्या है सर, कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट, सीयू, यूयू, यूयू, सीयू और सीडी, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, एक इमेजिनरी है, तो इमेजिनरी एग्जिस्ट ही नहीं करता। इनमें से बताया था फर्स्ट जो रिप्रेजेंट करता है वो फर्स्ट स्टेज को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड पॉइंट सेकंड स्टेज को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसमें करना क्या हमारे को, ट्राइएक्सियल टेस्ट किया, और ये ड्रेनेज कंडीशंस हैं, ये सारी क्या, दिस ऑल आर द ड्रेनेज कंडीशंस, दीज आर द ड्रेनेज कंडीशंस, ऐसा ड्रेनेज कंडीशंस है, बिल्कुल। अब इसके अकॉर्डिंग देखिएगा, व्हेन द ड्रेनेज इज अलाउड इनिशियल ओनली, मतलब ड्रेनेज इज अलाउड किसके अंदर, इनिशियल मतलब फर्स्ट स्टेज के अंदर अलाउड है ड्रेनेज, तो मतलब कंसोलिडेटेड बोलेंगे, तो या तो देखिए ये तो हट गया, अनकंसोलिडेटेड हो गया तो यहीं से हट गया। अब इन दोनों में से ड्रेनेज अलाउड इन फर्स्ट, इसमें भी अलाउड है फर्स्ट में, इसमें भी कंसोलिडेटेड बोल रहा है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक्सपल्जन ऑफ वाटर ही तो होता है कंसोलिडेशन का मतलब, एंड नॉट इन दी लेटर स्टेज, बाद में अलाउड नहीं है, तो बाद में इसमें अलाउड है पर इसमें अलाउड नहीं है, तो कौन सा हो गया, कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट। आंसर इज बी, किस सभी का बी आ रहा था, बिल्कुल वेरी गुड, बिल्कुल। सीडी में बोथ में ड्रेनेज है, इसमें एक में ड्रेनेज अलाउड, सेकंड में ड्रेनेज अलाउड नहीं, तो बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 पे देखिएगा, टू इंपॉर्टेंट शेयर पैरामीटर्स, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। टू इंपॉर्टेंट शेयर पैरामीटर्स ऑफ द सॉइल, इंटेंसिटी ऑफ लोड, रेजिस्टेंस, इंटरनल फ्रिक्शन, कोहेजन एंड इंटेंसिटी ऑफ लोड एंड लेटरल प्रेशर एंड रेजिस्टेंस फोर्स। जल्दी से बताइए, आंसर आना स्टार्ट हो गया सभी का, धनंजय, प्रद्युमन एंड अंकुश। आंसर इज सी, लास्ट 5 सेकंड जल्दी से करिए, 4 3 2 1 स्टॉप। देखिएगा क्या कहना चाह रहे हैं सर, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंपॉर्टेंट शेयर पैरामीटर्स, जो शेयर पैरामीटर्स होता है S इज इक्वल्स टू शेयर C प्लस सिग्मा एंड tan फाई, किस पर डिपेंड करता है, तो वहां से दिख रहा है सर, इंटरनल फ्रिक्शन एंड कोहेजन, कोहेजन एंड इंटरनल फ्रिक्शन पर डिपेंड करता है, क्लियर, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन एंड कोहेजन पर डिपेंड करेगा, तो सी हो गया 43 का, वेरी गुड। जोशना है, क्या नाम है, जितेंद्र, ओके वेरी गुड। चलिए 44 का देखिएगा, टाइम स्टार्ट्स नाउ। व्हेन अ सॉइल whose present effective overburden pressure is the maximum pressure that it was be subjected in the past, बताइए, is the maximum pressure, जल्दी से बताइए, 44 की बात हो रही है। धनंजय बोल रहे सर सी होगा,
44 का एक बोल रहे हैं सर बी होगा, एक बोल रहे हैं सर सी होगा, बताइए क्या होगा, बी होगा सी होगा, जल्दी से बताइए। 44 का जो बेटा होगा वो आंसर होगा आपका क्या होगा, देखते हैं। When a soil whose present overburden pressure is the maximum pressure, वो क्या सर, मैक्सिमम प्रेशर दैट इट वाज सब्जेक्टेड इन द पास्ट। देखिए थोड़ा सा अलग ही क्वेश्चन पूछा गया है। हमारे को सर पता है अगर प्रेजेंट में अगर मैक्सिमम है, देखिए कंडीशन देखिएगा, प्रेजेंट के अंदर प्रेशर कैसा है सर, प्रेजेंट में जो प्रेशर है इट इज द मैक्सिमम, प्रेजेंट में मैक्सिमम प्रेशर है, तो क्या बोल सकते हैं उसके अकॉर्डिंग तो हम इसको कह सकते हैं कि वो पहली बार ही लोडेड कर रखे हैं, तो उसको बोलेंगे नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल, नॉर्मली कंसोलिडेटेड बोल सकते हैं। पर आगे लिख दिया है इट वाज सब्जेक्टेड टू इन द पास्ट, जो पास्ट में, तो प्रेजेंट स्ट्रेस जो बोल सकता है मैक्सिमम हो सकता है, प्रेजेंट इज द मैक्सिमम, तो इसमें क्या हो सकता है पास्ट से, तो पास्ट से ज्यादा प्रेजेंट में है, तो क्या बोलेंगे और कंसोलिडेटेड सॉइल कहेंगे। क्या बोल रहे हैं आंसर, ठीक है। 44 का प्रेजेंट ओवरबर्डन प्रेशर इज द मैक्सिमम, प्रेजेंट में मैक्सिमम है एज कंपेयर टू द पास्ट, पास्ट के रेस्पेक्ट में प्रेजेंट में मैक्सिमम है, ठीक है। या ग्रेटर बोलता है, अगर मैक्सिमम वर्ड अगर थोड़ा सा आता है तब लगता है कि सर ये आंसर होना चाहिए नॉर्मली, क्योंकि नॉर्मली क्या अंदर होता है सर मैक्सिमम प्रेशर अप्लाई, किसी भी सॉइल में पहली बार जो प्रेशर लगता है वो मैक्सिमम प्रेशर है, उसमें पास में ना लगाओ, तो इसलिए अपन कह सकते हैं उसको नॉर्मली। बट इसके लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मुझे जो लग रहा है वो क्या होगा सर, प्रेजेंट जो प्रेशर है वो ज्यादा है पास्ट के रेस्पेक्ट में, तो क्या बोलेंगे ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल, तो सी बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ओवर कंसोलिडेटेड को और क्या बोल सकते हैं, ओवर कंसोलिडेटेड पहले से कंसोलिडेटेड प्री कंसोलिडेटेड बोल सकते हैं, उसको प्री भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा था, ये इसमें आंसर हो सकता है आपका ये दोनों, क्योंकि ओवर कंसोलिडेटेड को तो बोलते हैं सर प्री कंसोलिडेटेड, पहले से ही कंसोलिडेटेड है वो ओवर, क्योंकि पहले पास जो प्रेजेंट प्रेशर था वो मैक्सिमम था पास के रेस्पेक्ट में। आंसर साइन लिखूं, देखिए साइन लिखते हैं, प्रेजेंट प्रेशर जो है वो मैक्सिमम है पास्ट के रेस्पेक्ट में, तो पास्ट में नहीं यार, प्रेजेंट जो है ज्यादा है, तो ओवर नहीं होगा, ओवर नहीं होगा बेटा, ओवर नहीं होगा। ओवर कब होता कि पहले से कंसोलिडेट होती, ये होगा अंडर कंसोलिडेट होगा, इसको बोलते हैं नॉर्मली बोल सकते हैं, ठीक है, बी होगा आंसर, ठीक है। प्रेजेंट में ज्यादा है, अगर पास में ज्यादा होता तो और बोलते, नॉर्मली बोलेंगे इसको, ठीक है। बी होगा, बी होगा डन, बी ही होगा, बी होगा डन, ठीक है। ये उल्टा होता तो अपन बोलते हैं कि सर क्या ओवर है, ठीक है। पहले से जो कंसोलिडेट है सॉइल उसको बोलते हैं ओवर, पहले बार कंसोलिडेट कर रहे हो तो नॉर्मल, और पहले टाइम आपने कंसोलिडेशन किया है उसके रेस्पेक्ट से ज्यादा है, तो क्या बोलेंगे अपन का नॉर्मली। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं, 44 हो गया, 45 देखते हैं। टाइम स्टार्ट्स नाउ, बताइए which of the following statement is not true, which of the statement is not true in the context of capillary pressure in the soil, बताइए। फोर्टी फाइव का सी नॉट ट्रू बोल रहा है, गलत कौन सा है, सही या नॉट ट्रू, क्लियर हुआ। राजकुमारी, अंकुश एंड ज्योत्सना, आप सभी का आंसर होगा सी, धनंजय सी, प्रद्युमन सी, बिल्कुल सही है। अरे देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है और नॉट ट्रू है इन द कंटेक्स्ट ऑफ कैपिलरी प्रेशर। कैपिलरी प्रेशर की बात करें तो वाटर प्रेशर इज नेगेटिव इन द कैपिलरी जोन, बिल्कुल। ये देखिए कुछ इस तरह से होता है, ये होता है आपका जेड सी, कैपिलरी जोन हो गया, हाइट ऑफ द कैपिलरी तो माइनस का गामा डब्ल्यू इंटू जेड सी होता है, ठीक है। तो अपर में कैसा होता है सरफेस टेंशन के कारण प्रेशर कैसा होता है सर, वाटर इन टेंशन जोन के अंदर होता है, टेंशन में होता है प्रेशर कैसा होता है नेगेटिव, वाटर प्रेशर कैसा होगा नेगेटिव, माइनस का गामा डब्ल्यू जेड सी होता है, नेगेटिव, बिल्कुल सही है। व्हाट इज अंडर द टेंशन, बिल्कुल अपर डायरेक्शन में होता है, सरफेस टेंशन के कारण होता है, ये अपर डायरेक्शन में कैसे मूव करता है कैपिलरी के अंदर, ड्यू टू द सरफेस टेंशन और टेंशन के कारण, तो टेंशन में होता है वाटर कैपिलरी जोन के अंदर, बिल्कुल सही है। कैपिलरी प्रेशर इज मोर इन फाइन ग्रेन सॉइल, बिल्कुल
जितनी कैपिलरी फ्रिंजेस की साइज छोटी होगी उतना ही क्या होगा, राइज ज्यादा होगा। तो कैपिलरी प्रेशर मोर कब होगा, फाइन ग्रेन सॉइल में। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो गलत क्या है, कैपिलरी प्रेशर लेस होगा, मोर नहीं, इसमें क्या होगा, लेस होगा इन कोर्स ग्रेन सॉइल, क्योंकि जितना वॉइड, तो आंसर क्या हो गया अपना, सी हो गया। क्योंकि जितना वॉइड आपका बड़ा होगा उतना कैपिलरी राइज नहीं होगा। बोलते थे डायमीटर ऑफ द ट्यूब स्मॉल 3 सेंटीमीटर से कम, एफएम के अंदर पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो सी होना चाहिए। कैपिलरी इज मोर इन मोर पोरोसिटी, ठीक है, पोरोसिटी ज्यादा होगा, बिल्कुल सही है। तो कैपिलरी क्या होगा, लेस होता है कोर्स ग्रेन सॉइल में, मोर होता है फाइन ग्रेन सॉइल में। जितना साइज छोटा होगा वॉइड्स का उतना कैपिलरी ज्यादा होगा, ये एफएम अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए 46, कंसीडर द फॉलोइंग लिमिटेशंस कैन बी परफॉर्म ओनली, बताइए 4 पॉइंट से कौन कौन सी। 46 का ध्यान से देखिएगा, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी से बताइए बेटा, क्या होना चाहिए, आंसर आना स्टार्ट हो गया। अंकुश बोल रहे हैं सर अकॉर्डिंग टू मी, कि मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर होना चाहिए कितना सर, बी होना चाहिए। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 46 का, कह रहे हैं सर बी होना चाहिए। धनंजय भी कह रहे हैं सर बी होना चाहिए। देखते हैं, स्टॉप हो गया, 1 मिनट आपका। देखिएगा, कंसीडर द फॉलोइंग लिमिटेशंस, लिमिटेशंस जो होती है सर कमियां, द लिमिटेशंस इनहेरेंट इन डायरेक्ट शियर टेस्ट, डायरेक्ट शियर टेस्ट की क्या लिमिटेशंस होती है, ठीक है। तो कैन बी परफॉर्म ओनली ऑन प्योर कोइजनलेस सॉइल, बिल्कुल सही है सर, ये तो लिमिटेशन है। लिमिटेशन हो गया, कमी हुई इसकी कि केवल प्योर कोइजनलेस सॉइल के लिए होता है, कोइजिव सॉइल के लिए नहीं होता। तो 1 तो सही है। तो 1 कहाँ कहाँ दिख रहा है हमारे को, तो यहाँ और यहाँ। तो यहाँ से क्या बोला है, सी और बी तो एलिमिनेट कर दीजिए। समझ में आ रही बात को, क्या हो रहा है, बात समझ में आ रही है आपको, सी और बी तो एलिमिनेट कर दीजिए। प्लेन ऑफ फेलियर इज प्रीडिटरमाइंड, तो ये लिमिटेशन हुई सर, ये डिसएडवांटेज कमी आई तो हुई कि फेलियर प्लेन प्रीडिटरमाइंड होता है, लिमिटेशन हुई इसकी, ये अच्छी बात थोड़ी, लिमिटेशन है इसकी। तो सेकंड सही है, तो इसमें भी सेकंड सही है, इसमें भी फर्स्ट सेकंड सही। अब बात आ रही है, देयर इज अ वर्चुअल नो कंट्रोल ऑन ड्रेनेज, नो कंट्रोल ऑन ड्रेनेज, ड्रेनेज पे कंट्रोल नहीं होता, बिल्कुल, तो लिमिटेशन नहीं है, तो कंट्रोल नहीं होता तो नहीं होता इस ड्रेनेज के अंदर, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बिल्कुल होता है। प्रिंसिपल स्ट्रेस इन दिस सैंपल कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये लिमिटेशन है, ये तो चीजें होती हैं इसके अंदर, पर ये क्या है, प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है इन सैंपल कैन नॉट डिटरमाइन नहीं कर सकते प्रिंसिपल स्ट्रेस। 1, 3 और 5 होगा, आंसर क्या होगा सर, डी होगा, 1, 3 और 5। क्लियर हुआ, क्लियर है स्टूडेंट्स को, सभी को, ठीक है। तो लिमिटेशंस पूछ रहा है, आप क्या कुछ अलग सोच रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे, लिमिटेशंस की बात कर रहा है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन पे, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47, स्प्रिंग सिलेंडर एनालॉजी इज यूज्ड इन सॉइल मैकेनिक्स टू एक्सप्लेन, बताइए स्प्रिंग एनालॉजी, बताइए फास्ट, जल्दी से। द स्प्रिंग सिलेंडर एनालॉजी इज यूज्ड इन मैकेनिक्स टू एक्सप्लेन दी, फोर्टी 47 का बी लिख रहे हैं धनंजय। बाकी स्टूडेंट्स जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए क्या आंसर होना चाहिए। सर ये स्प्रिंग पिस्टन एनालॉजी तो कहीं नहीं पढ़ी, अरे पढ़ी तो थी परमिएबिलिटी के अंदर। कहां पढ़ी सर, परमिएबिलिटी के अंदर पढ़ी थी। परमिएबिलिटी के अंदर क्या बोला जाता है कि अकॉर्डिंग टू दी स्प्रिंग पिस्टन एनालॉजी, वो क्या किसके लिए होती है, 1 डायमेंशनल कंसोलिडेशन के लिए, 1 डायमेंशनल कंसोलिडेशन। और कंसोलिडेशन किस क्या होता है, जिसमें से वाटर का एक्सपल्जन होता है, ठीक है। एयर रिमूव, तो ये तो गलत हो गया सर, समझ पा रहे हैं, एयर रिमूव तो गलत हो गया। रिलेटिव डेंसिटी, अरे कोइजनलेस सॉइल के लिए नहीं होता है, ये तो कोइजिव सॉइल के लिए होता है। किसके लिए होता है, कोइजिव सॉइल के लिए होता है। रिलेटिव डेंसिटी तो कोइजनलेस सॉइल के लिए होती है, ये भी गलत हो गया। कॉम्पैक्शन ऑफ क्ले, कॉम्पैक्शन नहीं होता है,
कंसोलिडेशन होता है, क्ले का कॉम्पैक्शन नहीं होता है, कंसोलिडेशन होता है, क्योंकि वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन इक्वेशन होती है। तो टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन, बिल्कुल कि कंसोलिडेशन जो होता है सर, कंसोलिडेशन इज अ टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना, इट इज अ टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना ऑफ सैचुरेटेड क्ले। दोनों ही बातें सही है, सैचुरेटेड होगी तभी तो इसमें से वाटर क्या करेगा, एक्सपेल आउट करेगा सैचुरेटेड क्ले के लिए। तो डी आंसर हो गया सभी का, क्लियर हुआ, सेटिस्फाई। जो सर बी कैसे हो जाएगा बेटा, रिलेटिव डेंसिटी तो कोहेजन लेस सॉइल के लिए होता है, ठीक है। और ये स्प्रिंग एनालॉजी कहां पढ़ा था, वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी के अंदर पढ़ा था। वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं अपन, इट इज फॉर द सैचुरेटेड क्ले, इट इज फॉर द सैचुरेटेड क्ले, और टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना होता है। डन, ओके। टर्जा की वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी 48 देखिएगा, टाइम स्टार्ट्स नाउ। The shearing strength of the soil is due to the cohesion, structural resistance, internal friction। बताइए, the shearing strength of the soil is जल्दी बताइए, फिक्सिंग याद रह गया, कोई बात नहीं, बताइए फास्ट, लास्ट 5 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स, स्टॉप। देखिए बड़ा ही कंफ्यूजन है, क्या शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल डिपेंड करता है कोहेजन पे सर, करता है, इंटरनल फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है, तो ओनली वन, तो ओनली वन नहीं कह सकते, ओनली वन नहीं कह सकते, ठीक है, ओनली टू। स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस में भी शेयर स्ट्रेंथ डिपेंड करता है, ठीक है, तो ओनली टू भी नहीं कह सकते, सेकंड और टू नहीं, वन भी आना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा सर, नन ऑफ दिस, ठीक है, नन ऑफ दिस आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डिपेंड कर सर वन पे और थ्री पे। अगर मैं बोल दूं केवल वन तो गलत होगा, सेकंड पे डिपेंड, क्योंकि एस बराबर क्या होता है सर, एस बराबर सी प्लस सिग्मा एन टेन फाइव होता है, डिपेंड करेगा तो इन सब पे करेगा, और नहीं करेगा तो फिर किसी पे भी नहीं लिखना है। तो कौन सा करेक्ट है, केवल वन, ओनली वन करेक्ट नहीं। अगर बोलता है वन और थ्री, अगर यहाँ बोल देता वन और थ्री आर करेक्ट, तो मैं बोल देता सही है, ठीक है, क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। देखिए बताइए, your time starts now। in the vein shear test of soil, in the vein shear test of soil, the length is usually kept to its overall width। लेंथ कितनी होगी सर ओवरऑल विड्थ के रेस्पेक्ट में, बताइए फास्ट, जल्दी से बताइए। 49 का सी किसने लिखा है, प्रद्युमन, अंकुश, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। लास्ट 5 सेकेंड्स एंड टाइम विल बी स्टॉप। देखिएगा, कोई भी टेस्ट स्पेसिमेन की बात करें, चाहे शेयर की बात करें, वेन शेयर टेस्ट के, ट्रैक्शनल टेस्ट की, उसमें स्पेसिमेन कल भी बताया था आपको, डी जो होता है 2L लेते हैं, एल जो लेते हैं 2D लेते हैं, L इज इक्वल्स टू 2D लेते हैं। इस तरह से लेंथ इसकी यूजुअली कितनी होगी, विड्थ के ट्वाइस होगी, इट इज डबल होगी, क्लियर हुआ, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, एसपीटी टेस्ट, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, बताइए एसपीटी टेस्ट के बारे में। डायलेटेंसी करेक्शन और एक होता है ओवरबर्डन करेक्शन। डायलेटेंसी करेक्शन इज स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट इज गिवन बाय, बताइए 50 का क्या होगा आंसर, 50 का आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही है, किसने लिखा है, सबसे पहले प्रद्युमन ने लिखा है। 50 का आंसर किसने लिखा, प्रद्युमन ने लिखा है। बाकी स्टूडेंट्स जल्दी से बताइए, डायलेटेंसी करेक्शन और ओवरबर्डन करेक्शन, दो करेक्शन होते हैं आपका, डायलेटेंसी एंड ओवरबर्डन करेक्शन। स्टॉप, हो गया आपका टाइम। देखिए एक होता है डायलेटेंसी करेक्शन, एक होता है ओवरबर्डन करेक्शन, ठीक है। ये होता है आपका डायलेटेंसी करेक्शन का फॉर्मूला 15 प्लस 1/2 n प्लस n माइनस 15, ये होता है 15 प्लस 1/2 n माइनस 15। n क्या होता है इधर से, n इज द नंबर ऑफ ब्लोज, कितने नंबर ऑफ ब्लोज चाहिए आपको रिक्वायर्ड होता है। कैसे करते हैं सर, कि 300 mm पेनिट्रेशन को अपन नोट करते हैं, 300 mm पेनिट्रेशन को, तो टॉप जो होता है 150 पेनिट्रेशन को क्या करते हैं अपन, अवॉइड करते हैं, उसके बाद के 300 mm पेनिट्रेशन को नोट करते हैं कि कितना नंबर ऑफ ब्लोज लगे, कितने नंबर ऑफ ब्लोज रिक्वायर्ड हुए, उसको इसको बोलते हैं सर एसपीटी नंबर, एसपीटी स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट नंबर, ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। क्लियर हुआ, बिल्कुल
तो हो गया आपका बी 50 का। देखिएगा, if a substance resistance shear stress by elastic deformation that is substance is called, बताइए क्या कहना चाह रहा है? in a substance resistance shear stress by elastic deformation, वो सब्सटेंस कैसा होगा बताइए 51 का, वो सब्सटेंस कैसा होगा जल्दी से बताइए 51 का। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। जल्दी बताइए सी, बिल्कुल प्रद्युमन। अरे बेटा ऑब्वियस सी बात है, लास्ट 5 सेकेंड्स एंड योर टाइम विल बी स्टॉप। देखिएगा कि यार एक सब्सटेंस है जो शीयर स्ट्रेस को रेजिस्ट कर रहा है, शीयर स्ट्रेस को, बिल्कुल। तो फ्लूइड करता है शीयर स्ट्रेस को रेजिस्ट, गैस बहुत कम करती है, लिक्विड भी शीयर को रेजिस्ट करता है, सॉलिड तो करता है। पर क्या बोला, बाय इलास्टिक डिफॉर्मेशन, रिगेन कर जाए। अरे लिक्विड को अगर आपने फोर्स लगाया तो बह गया, रिगेन नहीं, गैस पे लोड लगाया तो गैस क्या हो गई, वो रिगेन नहीं कर पाएगी। फ्लूइड सॉलिड जो मटेरियल्स होंगे वो क्या कर सकते हैं, रिगेन कर सकते हैं अपनी शेप को। समझ में आया? आंसर होगा सी, बिल्कुल सभी का सही है, वेरी गुड। चलिए, द लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ, बिल्कुल सा सिंपल सा क्वेश्चन है यार। लिक्विड लिमिट किससे डिटरमाइन करते हैं? बेसिक क्वेश्चन है, किसी चैप्टर से नहीं, केवल से बात करें लिक्विड लिमिट की, तो क्या होगा सर बताइए? डी, किसने? धनंजय, प्रद्युमन, अंकुश, वेरी गुड। बस स्टॉप, 10 सेकंड्स हो गए आपके, इतने क्वेश्चन को इतना ही टाइम देना है। लिक्विड लिमिट अगर बात करें सॉइल की, वेंचुरीमीटर, अरे ये तो वेलोसिटी वाली बात है कि वेंचुरीमीटर, ये तो अपना डिस्चार्ज की बात है, किसके अंदर? एफएम के अंदर। वेन शियर टेस्ट, सर वेन शियर टेस्ट की अगर बात आएगी तो किसके लिए होता है? शियर स्ट्रेंथ के लिए, प्रॉक्टर टेस्ट, ठीक है, ये आपका कॉम्पैक्शन के लिए होता है, प्रॉक्टर टेस्ट। कैसा ग्रांडे अपरेटस या फिर कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, ये सब किसी के लिए होते हैं सर? ये लिक्विड लिमिट के लिए होते हैं। तो आंसर क्या हो गया सर? डी हो गया। क्लियर हुआ सभी का? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपकी शैलो फाउंडेशन से आ गया, स्किप करिए बेटा, शैलो फाउंडेशन से आगे जब पढ़ेंगे नहीं तो समझ नहीं आएगा। अभी शैलो फाउंडेशन का क्वेश्चन ही है, ठीक है, जब अपन पढ़ेंगे तब बताएंगे वहां पे। हाँ, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल बताइए फास्ट, 20 सेकेंड्स, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड नहीं करता है शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल? जल्दी से बताइए। सबसे पहला है धनंजय, रमेश, मयंक, ओके वेरी गुड। प्रद्युमन, स्टॉप, 20 सेकंड्स हो चुके। किस पे डिपेंड नहीं करता? डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इंटरनल फ्रिक्शन, बिल्कुल करता है सर। फाई इंटरनल फ्रिक्शन पे तो करता है, जो कैसे आती है सर? ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ द पार्टिकल। फाई का डेवलप होता है, जितना पार्टिकल की इंटरलॉकिंग अच्छी होगी उतना इंटरनल फ्रिक्शन सर ज्यादा होगा। फ्रिक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल पार्टिकल्स एंड देयर कांस्टेंट सरफेस, फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है। मतलब कोहेजन की बात करते हैं, कोहेजन फाई पे डिपेंड करता है, कोहेजन पे भी डिपेंड कर रहा है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं करता है शियर स्ट्रेंथ, ठीक है, क्योंकि S इज इक्वल टू C प्लस सिग्मा एन टेन फाई। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। इसमें क्या हो रहा है? सिग्मा फाई या C इस पर डिपेंड करेगा, आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। स्टार्ट, चलिए, तो आंसर क्या हो गया सर? डी हो गया। 55 बताइए, your time starts now. What is the tendency of sand to expand by applying the shear load? Tendency of sand to expand by applying the shear load, इस tendency को क्या बोलते हैं? 55 का पूछ रहे हैं आंसर। 55 का आंसर क्या होना चाहिए सर बताइए? 55 का बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि लोड लगाने के ऊपर वो क्या करे? एक्सपैंड कर जाए, उसको क्या बोलते हैं सर? रिमोल्डिंग लॉस। कौन बोल रहे हैं 55 का? धनंजय, नहीं बेटा ये तो नहीं होगा। जल्दी से करिए, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है यार। अंकुश, BA स्टॉप करिए, नहीं पता आपको। ये एक प्रॉपर्टी होती है, इसको बोलते हैं डायलेटेंसी। डायलेटेंसी का मतलब होता है कि वैसे फोर्स लगाएंगे आप, टेंडेंसी ऑफ सैंड टू एक्सपांड बाय अप्लाइंग द शियरिंग लोड, जैसे ही आप लोड लगाएंगे वो क्या हो जाएगी? वो फैल जाएगी। उसको डायलेटेंसी मतलब पतला हो जाना, प्लास्टिक हो जाना। सॉइल का प्लास्टिक डायलेटेंसी कहते हैं। ठीक है, थिक्सोट्रॉफी तो रिगेन करता है, थिक्सोट्रॉफी तो हो ही नहीं सकती है। जो बोल रहा है सर थिक्सोट्रॉफी होगा, ए टेंडेंसी एक्सपांड अप्लाइंग द शियर, एक्सपांड हो रही है, क्या कर रही है सर? फैल रही है। थिक्सोट्रॉफी तो रिगेन करता है शियर स्ट्रेंथ को। सेंसिटिविटी क्या होती है? डिग्री ऑफ सेंसिटिविटी, ये तो अलग ही टर्मिनोलॉजी है। ये अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का रेशियो होता है अनडिस्टर्ब्ड रिमोल्डेड में। और रिमोल्डेड लॉस होता है, रिमोल्डिंग में लॉस होता है बिल्कुल। डायलेटेंसी एक फिनोमेना है जिसके अंदर कि आपका शियरिंग लोड लगाने पर, शियरिंग स्ट्रेस लगाने पर आपकी सॉइल क्या करेगी? फ्लो कर जाएगी, ये आपका डिफॉर्म कर जाएगी, इसको बोलते हैं
ये याद रखिएगा, सी इंपॉर्टेंट है ये, डायलेटेंसी। क्लियर? ए बी और डी नहीं होंगे, ए बी और डी नहीं होंगे, बिल्कुल सही है। कौन लिख रहे हैं? जितेंद्र लिख रहे हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन डज द shear फेलियर टेक प्लेस? रिपीटेड क्वेश्चन बेटा, जल्दी से, केवल 10 सेकेंड। व्हेन डज द shear फेलियर टेक प्लेस? फिफ्टी सिक्स का क्या होना चाहिए? जल्दी बताइए। बिल्कुल, अरे धनंजय क्या कर रहे हैं बेटा? बी कैसे हो जाएगा? पढ़िए सर, उसको पढ़िए, पढ़िए क्या बोल रहा चाह रहा है वो, ध्यान तो दीजिए, उसके बाद बताइए। ओके सही है सभी स्टूडेंट्स का। बताया था कि फेलियर कब होता है? shear failure of the soil take place when the angle of obliquity is maximum, when the angle of obliquity is maximum। तो आंसर क्या होगा सर? डी होगा, ये सभी को पता है। हाँ तो इतना जल्दी नहीं करना है, ठीक है? नहीं देखा कोई दिक्कत नहीं भाटी, जल्दी नहीं करनी, आराम से करिए इसको। 57 की बात करते हैं। देखिए ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 मिनट देंगे आराम से, सोच समझ के, बिल्कुल नो जल्दीबाजी। इन अ ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट व्हेन अ सॉइल सैंपल सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड फ्लूइड प्रेशर ओनली, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड फ्लूइड प्रेशर ओनली, द मोस्ट रिपीटेशन ऑफ इस टेस्ट क्या होगा बताइए? आंसर आना स्टार्ट हुआ है? किसका आंसर आना स्टार्ट हुआ है? हाँ ज्योत्सना कह रही है सर आंसर हो जाना चाहिए। अच्छा अभी तो आप डी का बता रही हैं, ठीक है। धनंजय कह रहे हैं डी, प्रद्युमन कह रहे हैं बी। अरे थोड़ा सा तो बेसिक दिमाग लगाइए, थोड़ा सा सोचिए किसकी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड फ्लूइड प्रेशर लग रहा है। किसी भी फ्लूइड के ऊपर जो प्रेशर लगता है सर वो एक सेम प्रेशर होता है। ये तो सोम में भी तो पढ़ चुके हैं। लास्ट 10 सेकेंड जल्दी करिए, एक बार फिर सोचिए, सोचिए। प्योर क्ले के लिए कह सकते हैं, वो ऑप्शन है, पर देखिए स्टॉप हो गया आपका टाइम। ये सोम में भी दौड़ते हैं जब किसी भी एक बॉडी के ऊपर, किसी भी एक बॉडी के ऊपर क्या लग रहा है सर? फ्लूइड का प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। वो प्रेशर कैसा होता है? इक्वल होता है। वो प्रेशर कैसा सर? इक्वल होता है। तो उसमें सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 3, मेजर बराबर माइनर हो जाएगा। तो उसमें जो भी वैल्यू आएगी वो एक या तो पॉइंट बोल सकते हैं, ठीक है। अगर 1 है तो सिग्मा 1 की वैल्यू अगर 10 है तो सिग्मा 3 की भी 10 होगी, तो एक पॉइंट बनेगा केवल। इट रिप्रेजेंट ओनली अ पॉइंट इन अ मोर सर्किल। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड फ्लूइड प्रेशर की बात कर रहा है, फ्लूइड प्रेशर ओनली। फ्लूइड प्रेशर होगा तो क्या होता है? इक्वल होता है उसके अंदर फोर्स, ठीक है। पॉइंट बनेगा, बिल्कुल सही प्रद्युमन, बिल्कुल बिल्कुल सही। ओके वेरी गुड। देखिए हाँ बिल्कुल। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 58 पे। देखिए हाँ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वेन शियर टेस्ट। बताइए 30 सेकेंड्स। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वेन शियर टेस्ट। बताइए 38 का क्या होगा सर आंसर? बताइए आंसर आना स्टार्ट हो गया है क्या? नहीं आया अभी तो। 38 का बी। बताइए 58 का कितना आंसर? 58 का आंसर आना स्टार्ट हो गया सर बी। ए या बी होगा? देखते हैं 58 का। स्टॉप करिए। वेन शियर टेस्ट की अगर बात करें तो सबसे पहले पता है वेन शियर टेस्ट किसके लिए होता है? सॉफ्ट क्ले के लिए होता है। इट इज सुटेबल फॉर दी सॉफ्ट क्ले। तो ये तो आंसर होगा ही होगा, मतलब बी जहां जहां पे वो आंसर होगा। तो ये तो कैंसिल हो गया। तो बी कहां पे सर? ये यहाँ पे। दिस टेस्ट सुटेबल फॉर दी सॉफ्ट क्ले। और अगर बात करें दिस टेस्ट यूज्ड टू डिटरमाइन द अनड्रेन्ड shear strength of intact fully saturated clay. This test is only used in the clay having the undrained strength is less than 50. The sand or silt is laminated in clay, then this test is correct. तो इसका जो आंसर होगा बेटा वो आंसर होगा आपका बी होगा। This test is used only in the clay having undrained shear strength less than, जब shear strength कितनी होगी? less than आपकी होगी 500 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बी और सी क्लियर हुआ आंसर? ए या बी में से बी होगा। ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता
अगर कोई बच्चे कहना सर बुकलेट में कितना दे रखा हो, बुकलेट में शायद डी दे रखा होगा, आई थिंक बुकलेट में डी दे रखा होगा ऑप्शन। जितेंद्र के पास है शायद बुकलेट, देखिए जितेंद्र क्या गिवन है आपको। हाँ डी है तो डी तो नहीं होगा, क्योंकि ये गलत यहाँ पे दिख गया सीधे से कि करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है तो किसके लिए होता है, सुटेबल सॉफ्ट क्ले के लिए होता है, तो ये तो आना ही आना है, तो बी वाला ऑप्शन आएगा, तो ए या बी, तो ये बी होगा आपका। क्लियर है? तो आज के टॉपिक को यहीं पे ओवर करते हैं और मिलते हैं अपन आपको कल नेक्स्ट, और अब इसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चन अपन करेंगे और होपफुली कुछ न्यू टॉपिक भी बड़े नेक्स्ट टॉपिक पे अपन चल सके। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर प्रेजेंस एंड हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय।